हेलो स्टूडेंट्स, ये अलीन ऑनलाइन और मैं हूं अमी सर। वन शॉट बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने इसके अदर पार्ट्स जहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी और अनाटोमी में अलग अलग सिस्टम डील कर लिए हैं क्लास 11 के क्लासेस से। अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आएंगे। वन शॉट बायोलॉजी में आप लोग ध्यान रखिएगा किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी नीट एस्पायरेंट के इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई बोर्ड या अलग अलग स्टेट्स बोर्ड हैं, उनके बच्चे जो हैं अगर क्लास 12th में हैं या उनके सिलेबस में 12th में है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन काम का है। और भी अदर स्टैंडर्ड के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी को एक वन शॉट में कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट क्लास है। ध्यान रखिएगा, ये क्लास एक फास्ट रिवीजन क्लास है, आपकी रिवीजन के लिए है, और एक लॉन्ग क्लास है जिससे आपको एक ही क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कितना होता है। हम कोशिश करेंगे कि टाइम पीरियड में इसको खत्म कर दें, लेकिन समझ समझ कर, ऐसा नहीं कि आपको बिना समझे ही हम आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए दो जिम्मेदारियों के साथ चलिएगा। एक तो आपकी एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक ओपन कर लीजिए। दूसरी बात, आप एक काम और कीजिए, अपने नोट्स अगर लॉन्ग हैं तो वो ओपन कर लीजिए। तीसरी चीज, एक प्लेन शीट रख लीजिए जिसमें भी आपको जो भी चीज ऐसी लगती है कि उसको लिखना है तो साथ में राइट डाउन करते जाइएगा। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वन शॉट बायोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब फर्स्ट स्लाइड में हमारे इस पूरे चैप्टर की पूरी कहानी है ना, ताकि हम क्या क्या पढ़ने वाले एक बच्चे को मालूम हो जाए। सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमें क्या मालूम होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सबसे पहली बात यह है कि जो आपको समझ में आना चाहिए, और वो क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले दिया गया है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, उसमें कौन कौन सी चीजें और होती हैं, टेस्टिस क्या होता है ना, वेस्ट डिफरेंशिया क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, एपिडायोडाइमिस क्या होता है, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ठीक है, और पिनिस वाला पार्ट किस तरह से रोल प्ले करता है, ये सब इसके बारे में है। उसके बाद एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, उससे किस तरह से स्पर्मेटिड बनते हैं और वो स्पर्मेटिड बाद में स्पर्म कैसे बनाते हैं, ये इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे। यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हार्मोन इसके साथ रिलेट करते हैं, ये सब हमको देखना है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जो जो कॉन्टिन्यूशंस होते हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या डिफरेंस है, इसको भी देखेंगे हम लोग। इसके साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं उसकी पूरी नॉलेज होगी, कौन कौन से हार्मोन इस पर कंट्रोल करते हैं वो प्रोसेस होगा। देन टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या प्ले होता है, ये कहां सीक्रेट होता है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, स्पर्म दिखने में कैसा होता है, स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, ठीक है, उसके बाद नेक, नेक के पार्ट को इतना कवर नहीं करते लेकिन नेक वाला पार्ट भी होता है, देन उसका मिडिल पीस और लास्ट में टेल होता है। ये ऐसे देखो, नेक वाले पार्ट को कई शामिल करते हैं, कई नहीं करते, है ना। जनरली वो बात खत्म कर देते हैं कि हेड, मिडिल पीस और किस पर, टेल पर। लेकिन जनरली अगर आप ध्यान दें, छोटा सा नेक वाला पार्ट होता है, लेकिन एनसीईआरटी कवर नहीं करती उसको, हेड, मिडिल पीस और नेक पर ही खत्म कर देती है। अगली कंडीशन, एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम की क्या कंडीशन है, इन सब चीजों को डील करेंगे हम। अगली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनमें ओवरीज क्या होती है, ओविडक्ट क्या होती है, ठीक है, यूटेरस क्या होता है, क्या जो जेनेटल वाला वेजाइना वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ये सब चीजों को हमको डील करना है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और फीमेल के ओवरी में किस तरह से ओवम बनता है, oogenesis कैसे होता है, oogenesis का प्रोसेस क्या होता है, वो हमको डील करेंगे। और पूरा प्रोसेस, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस का हो यानी स्पर्म फॉर्मेशन का हो, या oogenesis मतलब ओवम के फॉर्मेशन का हो, उसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच से, जिससे दो बड़े बड़े मेन हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच, और एलएचएच और एफएसएच पूरा कंट्रोल करते हैं इस बॉडी फंक्शन में। वो किस तरह से होता है उस प्रोसेस को हम देखेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है फीमेल में, किस तरह से 28-30 डेज का पीरियड होता है, इस पीरियड में क्या मेंस्ट्रुअल फेज होती है, क्या ओवेरियन फेज होती है, क्या हार्मोनल फेज होती है, क्या इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, 4 फेज हम उसको डील करेंगे। और इसमें किस तरह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप डाउन होता है, और एलएच और एफएसएच का प्रोसेस, एफएसएच हार्मोन का लेवल अप डाउन होता है, इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। अगली कंडीशन होगी जब हम ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो फर्टिलाइजेशन पर आएंगे। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा कि ओवम की वॉल पर किस तरह से स्पर्म अंदर की तरफ जाएंगे, वो उस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। और स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, उससे जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में अब डेवलपमेंट होगा और मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट,
ये बनेगी और ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से जाकर, ठीक है, जो यूट्रस में चली जाएगी ओविडक्ट से, और वहां जाकर क्या हो जाएगी, इम्प्लांट हो जाएगी उस पूरे प्रोसेस को। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि मेल फीमेल बनेगा, मेल होगा तो XY बेबी होगा, है ना, और फीमेल होगी तो XX होगी, तो किस तरह से होगी। और प्रेगनेंसी और फिटल डेवलपमेंट में पूरे जो 9th मंथ का पीरियड होता है, उस पीरियड में किस तरह की प्रेगनेंसी के पीरियड में कौन सी चीज में क्या बनता है। जैसे जो 18 मंथ होता है उसमें क्या होता है, 22 मंथ में क्या होता है, 13 मंथ में क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। तो ये एक फास्ट रिवीजन था जिसमें आपको बताना था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डील करना है। और जो भी रिवीजन कर रहे हैं उनको ये सब चीजें मालूम है, लेकिन एक बार उनकी नजर के सामने से गुजारना जरूरी था। चलिए अब आते हैं, ये हम लोगों के 2 से 7 मिनट का काम हो चुका है और हमने ये प्रोसेस समझ लिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डील करना है। अब सबसे पहले हम ध्यान दें इंट्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? कोई भी जनरेशन अपनी जैसी, अपने जैसी का मीन्स ह्यूमन की जनरेशन, ह्यूमन पेरेंट्स की जनरेशन ह्यूमन होना चाहिए, डोंकी की जनरेशन डोंकी होना चाहिए, मंकी की जनरेशन मंकी होना चाहिए। तो जब पेरेंट्स जिस भी वे से अपनी जनरेशन बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि अगर वो तो रिप्रोडक्शन हो गया, पेरेंट्स का जनरेशन को बनाना क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन अगर ये ह्यूमन बीइंग को डील कर रहा है तो इसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जहां 2 पेरेंट्स मिलकर, या कोई भी एक पेरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज क्या है, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। जहां 2 अलग अलग गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू जनरेशन बनती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो रिप्रोडक्शन मींस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस का मींस भी हम समझते हैं कि क्या होता है। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, कुछ तो अंडे देते हैं, है ना, कुछ क्या करते हैं, ऐसे अंडे देते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं और उन अंडों से बेबी बनता है। ठीक है, डायरेक्ट फर्टिलाइज अंडे बाहर निकलते हैं बॉडी से, और तीसरे ऐसे जो बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, तो विविपेरस की कंडीशन वहीं पर इसे है कि जो डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस का जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? पहला गेमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल बनाएगा स्पर्म या मेल गेमिट्स, फीमेल बनाएगी फीमेल गेमिट या ओवम। देन होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा, स्पर्म ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में, और उससे क्या होगा ह्यूमन में, उससे ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमेट मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इम्प्लांटेशन होगा, जो जाइगोट होगा वो अपने आप को चेंजेस करेगा और एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर बना लेगा, जो ओविडक्ट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो कहां ले जाएगा उसको, यूट्रस में, और यूट्रस में उसका अटैचमेंट हो जाएगा, इसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। देन इम्प्लांटेशन के बाद अब फ्यूजन और डेवलपमेंट का प्रोसेस चलेगा, ब्लास्टोसिस्ट और भी आगे डेवलपमेंट करेगा, वो यूटेराइन वॉल से क्या लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू अपना नरिशमेंट लेगा और धीरे धीरे 9 मंथ के पीरियड में डेवलप हो जाएगा। चलिए अब आता है 2 चीजें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं गेमेट फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? गेमेट फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। और जो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनसे गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये काम नहीं करते, इसमें सपोर्ट करते हैं, बस काम नहीं करते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं। अब हमको ये ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन यही तैयार होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बीच में डिफरेंस की बात करें, मेल के अंदर टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल के अंदर ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा, मेल के अंदर टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल के अंदर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। की पक्की बात है कि मेल के अंदर जो मेल गेमेट्स बनेंगे स्पर्म, किससे बनेंगे, टेस्टिस से, और फीमेल के अंदर जो फीमेल गेमेट्स बनेंगे ओवम, वो किससे बनेंगे, ओवरी से बनेंगे। बाकी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, जितने पार्ट इसके अलावा डील करेंगे हम लोग, है ना, मेल में टेस्टिस को छोड़कर और फीमेल में ओवरी को छोड़कर जो भी डील करेंगे हम, वो सब किसके अंदर काउंट होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। चाहे मेल के अंदर प्रोस्टेट हो, सेमिनल वेसिकल हो, वेस डिफरेंस हो, एपिडाइडिमिस हो, पेनिस हो, ठीक है ना, और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब हो, ठीक है, या फिर यूटेरस हो, वेजाइना हो, मेमोरी ग्लैंड्स हो, ये सब आएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो हमको ध्यान रखना है, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होंगी, है ना, जो ग्लैंड्स की बात करेंगे वो भी हम बात करेंगे, लेकिन मेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेल के जो होता है
उसकी जो होती है बियर्ड होती है, ब्रॉड शोल्डर होते हैं, है ना, नेरो हिप्स होते हैं। फीमेल की जो होती है स्मूथ और फेस होता है और नेरो शोल्डर होते हैं और ब्रॉड क्या होता है उसका हिप्स होते हैं। तो ये कुछ मेल फीमेल के अंदर आपको मिलेगा। एक वर्ड यहां से आता है सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, यानी मेल और फीमेल को बाहर से देखकर, एक्सटर्नल कैरेक्टर से देखकर आप मेल और फीमेल पहचान लेते हैं कि भैया ये मेल है और ये फीमेल है ना। और इसका सीधा मतलब सेक्स ऑर्गन से है, ना कि उसकी बनावट से या दिखावट से। कई बार लड़के इस तरह दिखते हैं कि लड़की जैसे हैं, लड़की इस तरह दिखते हैं लड़के जैसे हैं। तो जब तक कपड़ों वाली बात की जा रही है तब तक तो आपको इससे जज नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकली, जब आप बाहर से देखकर पहचान लेते हैं कि भैया ये मेल और ये फीमेल है, तो उसको सेक्स अपन क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम उनके लिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, हिंदी वाले आप क्या यूज करते हैं, लैंगिक विरूपता, है ना। चलिए, अब हम लोगों को याद रखना है कि इस तरह से ये चीज हम लोगों के सामने कंप्लीट है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो मेल सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या स्पेशलिटी देखने को मिलती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बड़ा ध्यान देखिएगा, बार बार डायग्राम आएगा, इसी स्लाइड में नहीं है, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा, आगे भी आएगा। तो दोनों डायग्राम है, लेटरल व्यू वाला भी है, दोनों व्यू दिखाएंगे। पहले इस व्यू में देखिए, इस व्यू में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज आपको दिखाई देगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को टेस्टिस दिखाई देंगे। सबसे पहले टेस्टिस पर अपना ध्यान दीजिए। टेस्टिस क्या होता है, जो हमारा ये पार्ट है एब्डोमेन वाला पार्ट, इस एब्डोमेन वाले पार्ट में नहीं होते। टेस्टिस बाहर की तरफ, है ना, एब्डोमेन से बाहर की तरफ क्या होते हैं, दोनों की तरफ हैंगिंग करते हैं और बॉडी से बाहर की तरफ निकले होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से वेरी करता है टेम्परेचर किसका, टेस्टिस का। टेस्टिस टेस्टिकुलर जो होता है सेक, है ना, स्कोटम भी बोलते हैं, उसके अंदर मिलते हैं ये। अब ये टेस्टिकुलर जो होता है क्या बोलते हैं, चैम्बर होता है, या टेस्टिकुलर जो चैम्बर होता है या टेस्टिकुलर जो सैक होता है, उसके अंदर टेस्टिस मिलते हैं। ऐसा क्यों, वो एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं मिलते। तो इसके लिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको साफ साफ डिनोट कर रखा है कि टेस्टिकुलर सेक यानी स्कोटम, टेस्टिकुलर सेक और एब्डोमेन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना। अगर ये हमारे एब्डोमेन वाले पार्ट में होते, बॉडी के अंदर होते, है ना, तो इस ऐसा होने से क्या होता है कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर नहीं बन पाते। और अगर ये बाहर की तरफ हैंगिंग करते हैं, ठीक है ना, टेस्टिकुलर सेक के अंदर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वेरी करता है, उस पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, इसका डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये दो क्वेश्चन अभी तक की स्टडी में हमारे लिए बड़े खास थे। आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिस और टेस्टिकुलर सेक की बात कंप्लीट हो गई है कि टेस्टिकुलर सेक में टेस्टिस मिलते हैं और दो टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिकुलर सेक में एक टेस्टिस होता है, दूसरे टेस्टिकुलर सेक में दूसरा टेस्टिस होता है। दोनों ही टेस्टिस के साथ आप देखिएगा क्या खासियत है कि एक को तो बाहर से शो किया गया है, एक को इनर डायग्राम शो किया गया है। ये इनर डायग्राम हम और भी आगे जाकर डील करने वाले हैं, है ना, जब हम स्पेशली टेस्टिस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एक स्लाइड आएगी, इस पर हम टेस्टिस पर ही कभी आगे जाकर पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद देखिएगा टेस्टिस में ऐसे चेंबर है, ठीक है, ऐसे चेंबर है, इसको हम पूरा देखने वाले हैं अभी। और इसके जस्ट पीछे आप देखोगे एक स्ट्रक्चर बन रही है रेडी टेस्टिस, ये भी हम डील करने वाले हैं आगे आगे की स्लाइड्स में। और उसके बाद देखो आप ये ग्रीन ग्रीन कलर से ये बन रखा है, कलर से कोई ध्यान मत देना, कलर में ये होता है, ये तो आपको समझाने के लिए ये होता है एपिडाइडिमिस। और एपिडाइडिमिस से निकलती है एक स्ट्रक्चर, देखिए वेस्ट डिफरेंस। अगर आपको बिल्कुल ये स्लाइड साफ दिख रही होगी तो ये वेस्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर विजन आ रहा है आप लोगों के लिए, मैं खुद देख रहा हूं कि मेरे जो स्क्रीन पर है बिल्कुल क्लियर विजन आ रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर विजन दिख रहा होगा, ये वेस्ट डिफरेंस है। और ये वेस्ट डिफरेंस जो है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वन इधर से वन इधर से, लेकिन यहां देखिएगा एक को नाम दिया गया है वेसा एफ्रेंशिया। वेसा एफ्रेंशिया कहां पर, टेस्टिस के अंदर की तरफ है, और वेस्ट डिफरेंस कहां है, बाहर है। वेस्ट डिफरेंस एक तो टेस्टिस से यहां निकला, एक टेस्टिस से यहां निकला, और दोनों वेस्ट डिफरेंस जाकर किसमें ओपन हो रहे हैं, सेमिनल वेसिकल में हो रहे हैं। इसमें ओपनिंग देख रखे हैं, ये सेमिनल वेसिकल में देख रखे हैं। सेमिनल वेसिकल देखिए एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या है कि स्पर्म को इकट्ठा भी रखती है, टेस्टिस से बनने वाले स्पर्म को इकट्ठा भी रखती है, और उसके साथ एक सीमन का बनाने का काम भी करती है। तो सीमन भी बनेगा यहां से, और क्या होगा कि पर्टिकुलरली जो स्पर्म है वो भी यहां पर गैदरिंग करेंगे, वो स्टोर होंगे। तो एक स्टोरेज पैकेट की पाउच की तरह भी काम करती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद आगे देखिए, आगे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है इसको भी हम समझेंगे। तो अगली स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक को आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि ये भी सीमन बनाएगी, इसका एक ही रोल है, सीमन बनाएगी।
और अगर आप देखते होंगे आजकल मेल में बड़ी कॉमन डिजीज हो रही है कि जिसको देखने को मिल रहा है, आजकल सुनने में भी ज्यादा आता है, कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। ये प्रोस्टेट की एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, प्रोस्टेट की जो कैंसर तो अलग कंडीशन, आप जानते हैं कैंसर क्या होता है, लेकिन एक कंडीशन और होती है कि मेल के प्रोस्टेट बढ़ते जाता है, तो बढ़ने से क्या होता है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद जो यूरिन निकलना होता है, यूरिन पासिंग जो होता है, मान लीजिए ये जो है यूरेथ्रा है, वो यूरेथ्रा के दोनों तरफ है ना, पेशाब की नली यूरेथ्रा, और इसके दोनों तरफ क्या है, ये पर्टिकुलरली इस तरह से क्या है, प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट की बढ़ने से यूरेथ्रा पर पड़ता है प्रेशर, जिससे क्या होता है, यूरिन पासिंग में प्रॉब्लम आती है, तो काफी पेन होता है। ये मेल की प्रॉब्लम आप समझते ही हैं, आगे के ध्यान दें, लेकिन एज बढ़ने के साथ होती है, किसी किसी में होती है, किसी में नहीं भी होती है। आगे हम ध्यान दें, प्रोस्टेट का काम क्या हो गया, इसका भी सीमन बनाने वाला काम हो गया, और कोई काम बिल्कुल नहीं, बस सीमन बनाता है, ध्यान रखिएगा। जिससे हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक ग्रीन कलर से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड बनती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जस्ट पिनिस के ऊपर है, ठीक है ना, जस्ट पिनिस के ऊपर है, और इसका काम क्या होता है, एक लुब्रिकेंट जैसा एक केमिकल निकलता है, और वो लुब्रिकेंट क्या करता है, इस बल्बो इस पेनिस को, इस पेनिस वाले पार्ट को क्या करता है, वो चिकना बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है, ताकि कपुलेशन में क्या रहे, आराम रहे, कपुलेशन एक स्मूथ वे में हो। चलिए अगली कंडीशन लेके चलते हैं। तो हमारे कौन कौन से पार्ट हो गए, एक हो गया टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस के ऊपर वेस डिफरेंस, दोनों वेस डिफरेंस कहां खिल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल के ओके आगे क्या हो रहा है, आगे सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है ना, एसेसरी ग्लैंड है, जिसका काम क्या है, स्पर्म को स्टोर करना, और देन दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है इसका सीमन को बनाना। देन आगे हम बढ़े तो अगली ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ही फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, सीमन को बनाना। अगली बात, आगे अपन बढ़ते हैं, दोनों काम सीमन बनाना है, प्रोस्टेट का और किसका, सेमिनल वेसिकल का, लेकिन सेमिनल वेसिकल का दूसरा काम क्या है, स्पर्म को स्टोर करना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिल रही है, इसका काम क्या है, जिसका काम है पर्टिकुलरली क्या करना, जो लुब्रिकेशन देना पेनिस को। आगे बढ़े तो ये पेनिस हो रहा है, पेनिस देखिए, पेनिस के बीच में से यूरेथ्रा निकल रहा है, और ये यूरेथ्रा निकलकर आगे यूराइन पोर्ट से बाहर निकल रहा है, यानी मेल के अंदर ये कंफर्म बात हो जाती है कि जहां से क्या निकलते हैं, पेशाब निकलता है, यूरिन निकलता है, वहीं से क्या होता है, स्पर्म भी निकलते हैं सीमन के साथ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकलते, दोनों में वेरिएशन होता है। ठीक है, जिस टाइम पर यूरिन आ रहा है उस टाइम पर क्या होता है, कभी भी तो देखने को नहीं मिला ऐसा, कभी भी सीमन नहीं निकलता, सीमन का निकलना और यूरिन का निकलना दोनों अलग अलग टाइमिंग पर होता है, ठीक है, लेकिन पाथ एक ही होता है, पाथ एक ही होता है। पेनिस पूरी तरह से मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर देखिए आप दो बड़े बड़े चेंबर दिख रहे होंगे, ऐसे 4 चेंबर होते हैं, लेकिन यहां 2 दिख रहे हैं आपको। इन चेंबर में क्या होता है, ब्लड आता है, तो ये पेनिस क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे कोई बलून होता है, उस बलून में हवा भरने से वो टाइट हो जाता है, जिस बिल्कुल वैसे की वैसे पेनिस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड साइनस होते हैं, उन ब्लड साइनस से ब्लड आने से क्या हो जाता है, वो पेनिस टाइट हो जाता है, और ये सारा प्रोसेस हार्मोनिक कंट्रोल में होता है। अगली बात, पेनिस के ऊपर का जो पार्ट है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, और पेनिस की जो स्किन है उसे फोर स्किन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स में। अब हम एक एक करके सब चीजों को डील करेंगे। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस की स्पेशलिटी को देखना है, तो ध्यान रखना कौन कौन से पार्ट डील कर लिए हमने, टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंस, उसके बाद इसके बीच में एपिडाइडिमिस, देन सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और उनका कॉमन पार्ट यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के आसपास क्या है, पेनिस है। दैट्स ऑल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग टेस्टिस पे ध्यान लगाते हैं कि टेस्टिस क्या है। तो टेस्टिस पे ध्यान लगाने से पहले एक डायग्राम और देख लीजिए आप। इस डायग्राम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक लेटरल व्यू में दिख रहा है ना, जहां पर लेटरल व्यू में आपको इस तरह से पेनिस दिख रहा है, ठीक है, और पेनिस में ये चैम्बर दिख रहे हैं जहां पर ब्लड साइनस होते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका टेस्टिकुलर सेक है, और टेस्टिकुलर सेक के अंदर ये टेस्टिस है। इसके ऊपर ये जो वाला पार्ट बन रहा है ये क्या है, एपिडाइडिमिस, और ये यहां से ये लेबलिंग में मत ध्यान देना, लेबलिंग में कई गलतियां हो गई इसमें, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, यहां से निकल रहा है आप लोगों के क्या पार्ट निकलता है, वेस्ट डिफरेंस निकल रहा है, और वेस्ट डिफरेंस आगे जाकर इसमें खुल रहा है सेमिनल वेसिकल में। ये दोनों क्या है, सेमिनल वेसिकल है। अब देखिए यहां से आपको एक समझ में आएगा, इस डायग्राम की एक अपनी वैल्यू है, इस डायग्राम की एक अपनी वैल्यू है। यहां से ऊपर देखिए ये आपका यूराइन ब्लडर है, क्या है, यूराइन ब्लडर। उसके साइड में पीछे की तरफ क्या है, 2 सेमिनल वेसिकल है। कितने सेमिनल वेसिकल है, दोनों, और दोनों सेमिनल वेसिकल एक साथ कॉमन पाथ में जा रहे हैं, ये कॉमन पाथ में जा रहे हैं, और ये कॉमन पाथ कहां से गुजर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। कहां से गुजर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजर रहा है, ठीक है। मैं इसको भी अलग से एक स्लाइड में आपको बनाकर भी समझा दूंगा। तो पहले इसको यहां डायग्राम में समझिए कि ये तो हो गया यूराइन ब्लडर,
ये सेमिनल वेसिकल, एक सेमिनल वेसिकल में, एक सेमिनिकल वेसिकल में वेस्ट डिफरेंशिया खुला, दूसरे सेमिनिकल वेसिकल में वेस्ट डिफरेंशिया खुला, और दोनों वेस्ट डिफरेंशिया के बाद दोनों सेमिनिकल वेसिकल एक कॉमन पाथ से गुजर रहे हैं, ठीक है। और ये कॉमन पाथ जो होता है ये कहलाता है इजेकुलेटरी डक्ट। क्या कहलाता है? इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट और देखिए, इजेकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा एक साथ मिल रही हैं इस कॉमन पाथ में, यहां मिल रही हैं, जहां मिल रही हैं वहां पर क्या है, वहां पर जहां मिल रही हैं वहीं पर इस तरह से आपको मिल रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और फिर ये यूरेथ्रा है वो आगे बढ़ रहा है और पेनिस से गुजर रहा है, यहीं पर ही आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है काउपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक ही बात है, ठीक है ना, जो पेनिस को क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। तो ये बात आपको इस डायग्राम से क्लियर होती है, जो आपको सामने वाले फ्रंट व्यू वाले डायग्राम से क्लियर नहीं हो रही थी। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं आपको, एक स्लाइड बनाकर इसमें भी देख लीजिए। सपोज कीजिए कि ये वाला पार्ट तो हो गया, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं। सपोज कीजिए ये वाला पार्ट तो हो गया यूराइन ब्लैडर, ठीक है। और यूराइन ब्लैडर से क्या निकल रही है? यूरेथ्रा। क्या निकल रही है? यूरेथ्रा। इसके साथ अगर आप देख रहे हैं तो एक सेमिनल वेसिकल तो यह है और दूसरी सेमिनल वेसिकल ये रही, दोनों आकर आगे जाकर एक कॉमन पाथ से निकल रही है, और इस कॉमन पाथ को क्या बोल रहे हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये एक सेमिनल वेसिकल ये रहा, दूसरा सेमिनल वेसिकल ये रहा, और दोनों में कौन खुलती है? दोनों में खुलती है आगे वेस्ट डिफरेंशिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहां पर, और ये कौन है? यूराइन ब्लैडर है, यूराइन ब्लैडर है, और ये कौन है? यूरेथ्रा है, ठीक है। ये यूरेथ्रा है। मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से अगर हम बोल रहे हैं, ये वाली कौन है? इजेकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। अब ये इजेकुलेटरी डक्ट यहां से आगे बढ़ेगी, और यहां से आगे बढ़ने के बाद यूरेथ्रा में जाकर ओपन हो जाएगी। किसमें? यूरेथ्रा में। ये कॉमन पाथ बन जाएगा, और यूरेथ्रा से फिर ये आगे इस तरह बढ़ जाएगा, क्लियर। अब आपने देखा इजेकुलेटरी डक्ट निकली सेमिनल वेसिकल से, यूराइन ब्लैडर से निकला यूरेथ्रा, और जो जहां पर ये कॉमन पाथ देखने को मिल रहा है वहीं पर एक ग्लैंड है, वहीं पर एक ग्लैंड है ये, ठीक है। यहीं पर एक ग्लैंड है ये, और ये जो ग्लैंड है इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। और मैं आपको यही बोल रहा था कि मेल में क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, सब में नहीं होता लेकिन कई लोगों में होता है ऐसा, है ना। जिससे क्या होता है, इस यूरेथ्रा वाले पार्ट पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, और इस प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है? यूरिन पासिंग में दिक्कत आती है, उसको सामने वाले बंदे को दर्द होता है, ठीक है। उससे इतना मतलब नहीं हमें जितना हमको मतलब है कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके बच्चों, वापस आते हैं अपने डायग्राम पर। तो इस तरह से हम लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए, हमने हर स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी डील कर ली है कि क्या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्या काउपर ग्लैंड होती है, क्या सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल का नंबर कितना होता है, ये सारी स्ट्रक्चर हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है टेस्टिकुलर सेक दो, दोनों टेस्टिकुलर सेक में क्या है? टेस्टिस है। अभी हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर अलग से डील करने वाले हैं, ठीक है। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम है हार्मोन का प्रोडक्शन और मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन। टेस्टिस के पीछे से क्या निकलता है? टेस्टिस के पीछे से एपिडाइडिमिस निकलती है, ठीक है। एपिडाइडिमिस कहां ओपन होती है? दूसरे भाग में होती है, इसका नाम क्या है? वेस्ट डिफरेंशिया है। वेस्ट डिफरेंस कितने होते हैं? दो होते हैं, एक टेस्टिस से एक निकलता है, दूसरे टेस्टिस से एक निकलता है, दोनों का खुलते हैं अलग अलग सेमिनल वेसिकल में खुलते हैं, और ये सेमिनल वेसिकल एजिकुलेटरी डक्ट द्वारा का खुलते हैं यूरेथ्रा में। जहां यूरेथ्रा होता है उसके साइड में एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा के साइड पूरे कवर करते हुए क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों का एक ही काम है, और वो काम क्या है? सीमेन का फॉर्मेशन। अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है वो क्या है कि सेमिनल वेसिकल स्पर्म को भी क्या करता है? अपने साथ स्टोर करता है। तो स्पर्म का स्टोरेज भी कहां होता है? सेमिनल वेसिकल में होता है। बनते कहां पर है? बनते हैं टेस्टिस में, और उसके बाद वेस्ट डिफरेंसेस होते होते वो कहां पहुंच जाते हैं? वो सेमिनल वेसिकल में, वहां स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे की तरफ ध्यान दें, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा निकलता है किसमें? पिनिस में। और पिनिस जो होता है वो एक पूरी तरह से मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। उसमें अलग अलग चार डिफरेंट क्या होते हैं कि उसमें नलियां होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनमें क्या जनरली दो में का काम होता है, उनका काम होता है कि उसमें जब ब्लड आता है तो पिनिस टाइट हो जाता है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। और जब ब्लड निकल जाता है तो पिनिस वापस नॉर्मल हो जाता है। ये प्रोसेस होता है, कपुलेशन में हेल्प करता है, मैटिंग में हेल्प करता है मेल की। और दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जो पेनिस की जो कवर होती है, ग्लांस पेनिस उसे कहते हैं, और इस तरह से देखो ये पेनिस की जो कवरिंग है
ये हमने इससे पहले वाले स्लाइड में शो कर रखी है कि फोर स्किन कहलाती है, उसका आगे वाला पार्ट ग्लांस पेनिस कहलाता है। ठीक है ना। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो वापस हमारे आते हैं मेन स्लाइड पर। अब टेस्टिस को हमको अलग से डील करना है। ठीक है, तो हम लोग एक स्लाइड में बिल्कुल टेस्टिस को डील करेंगे हम, क्योंकि यही बच रहा है हम लोगों की कि भाई टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम एक बार डील कर लें। चलिए, एक डायग्राम है जिसमें मैं चाह रहा हूं कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर उसमें आपको डील कर ली जाए आपके साथ। तो मैं सर्च कर रहा हूं, उस स्लाइड में था, शायद बनाने के दौरान वो मिस हो गया। कोई बात नहीं, हम इस एक डायग्राम उसका है, उसके थ्रू हम इसको समझ लेंगे। चलिए, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो डायग्राम क्या है। इसको हम लोग लाश करते हैं, इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। एक तो ये डायग्राम है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि टेस्टिस के अंदर होता क्या है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम, उससे हमें हेल्प मिलेगी। इसी डायग्राम को हम लाश करते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा आप, और मैं इसके साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा। इस डायग्राम के इस पोजीशन में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये पूरा क्या है, टेस्टिस का एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। एलएस के अंदर, टेस्टिस के अंदर बाहर की तरफ आपको एक मेम्ब्रेन मिल रही है, टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ आपको ऐसे कंपार्टमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, साफ साफ यहां कहा जा रहा है कि जो टेस्टिस होता है उसमें आप लोगों को ऐसे 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं। कितने? 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं। मैंने यहां पर नोट्स में इसको मेंशन भी किया है। टेस्टिस की डायमीटर से मतलब नहीं है, वो आप याद कर लीजिएगा, उसमें 4.5 से 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना, तो ये वेरी करती है लेंथ, तो वो आप देखना डायमीटर वगैरह। लेकिन मेन चीज ये है कि वो कभी क्वेश्चन आता है नहीं एग्जाम में। टेस्टिस की आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, उसके बाद ऐसे कंपार्टमेंट में दिख रहे हैं आपको, ये सारे कंपार्टमेंट जो आपको इस रिव्यू में शो भी हो रहे हैं, साफ साफ पिक्चर में क्लियर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, फोर्थ कंपार्टमेंट, फाइव कंपार्टमेंट, है ना। तो मैं इनको डायग्राम के थ्रू भी शो कर देता हूं आपके सामने, है ना। सपोज कीजिए ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में इस तरह के कंपार्टमेंट है, इस तरह के कंपार्टमेंट। ठीक है, इन कंपार्टमेंट के अंदर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या होता है, इन कंपार्टमेंट के अंदर इस तरह से काफी बहुत सारी, ठीक है, मैनी नंबर्स में, ठीक है, ऐसी बिल्कुल इसकी बिल्कुल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है, इसमें लाखों होती है नंबर्स में। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को टेस्टिस दिख रहा है, और टेस्टिस में इस तरह से आपको, ठीक है, लाखों में, काफी नंबर्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कहते हैं टेस्टिस की। वो क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? आप रेता नलिका, है ना। ठीक है, शुक्रजन नलिका। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। हमको ये ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन बनने वाला पार्ट कौन सा होता है? टेस्टिस वाला पार्ट ही होता है। हमारा सारा ध्यान उसी पर है। तो टेस्टिस के अंदर, बाहर टेस्टिस मेम्ब्रेन हो गई, अंदर कितने हो गए? 250 एवरेज कंपार्टमेंट हो गए। इन कंपार्टमेंट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सभी एक साथ पीछे की तरफ मिल जाती हैं। ठीक है, पीछे की तरफ मिल जाती हैं। और अब मिलने के बाद देखना, आप ये जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये ही है रेडी टेस्टिस। क्या है?
रेटिटेस्टिस क्या है? रेटिटेस्टिस आपको दिखाई दे रही है, ये लेबलिंग रेटिटेस्टिस बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, रेटिटेस्टिस। ठीक है, जितना अच्छा विजन मेरे सामने नहीं आ रहा उतना अच्छा विजन इसमें देख रहा हूँ कि स्क्रीन में आ रहा है। तो रेटिटेस्टिस जो होता है ये वाला पार्ट होता है। ये रेटिटेस्टिस के बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहां से इतना होने के बाद, ठीक है, यहां से इस तरह से कुछ ट्यूबल्स निकलेंगी जो रेटिटेस्टिस को आगे निकलेंगे इस तरह से, और ये ट्यूबल कहलाएंगे वेसा इफ्रेंशिया। वेसा इफ्रेंशिया, तो वेसा इफ्रेंशिया यहां से निकलेंगी। और वेसा इफ्रेंशिया की ओपनिंग कहां होगी? वेसा इफ्रेंशिया की ओपनिंग होगी एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या है? एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस का ये पहला पार्ट हो गया और ये लास्ट पार्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों को समझ में आना चाहिए कि भाई टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है 250 के एवरेज। इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि ये सब की सब कहाँ खुलती हैं? ये सारी की सारी ओपनिंग होती है रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस कहाँ ओपनिंग होती है? आगे जाकर क्या बना लेती हैं? वैसा इफ्रेंशिया बना लेती हैं और देन वैसा इफ्रेंशिया का खुलता है एपिडाइडमिस में। ये आपको इनकी पोजीशन याद रहना चाहिए। अब कई बार स्पर्म का पाथ आता है, पहली बार कई बार क्वेश्चन आया कि स्पर्म का रूट क्या है? तो स्पर्म का रूट है वो बनते हैं टेस्टिस में, टेस्टिस के कंपार्टमेंट बनते हैं। देन वो इन कंपार्टमेंट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनने के बाद वो कहाँ आते हैं? रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस से वो कहाँ आते हैं? वेसा इफ्रेंशिया में आते हैं। वेसा इफ्रेंशिया से कहाँ आते हैं? एपिडाइडमिस में आते हैं। एपिडाइडमिस से वो कहाँ आते हैं? देखो ये एपिडाइडमिस से क्या निकल रही है? पीछे वाले पार्ट से ये वेस्ट डिफरेंस निकल रही है, वेस्ट डिफरेंस में आते हैं। वेस्ट डिफरेंस से वो कहाँ जाते हैं? वेस्ट डिफरेंस से जाते हैं सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल से वो कहाँ जाते हैं? यूरेथ्रा में या एजेकुलेटरी डक्ट में। एजेकुलेटरी डक्ट में कहाँ जाते हैं? फिर वो यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। वापस सुनिएगा, बनती कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। देन वो कहाँ आते हैं? रेटिटेस्टिस में। देन कहाँ पहुंचते हैं वो? वेसा इफ्रेंशिया में। देन वो कहाँ पहुंचते हैं? एपिडाइडमिस में। उसके बाद वेस्ट डिफरेंस में। उसके बाद सेमिनल वेसिकल में। देन एजेकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह की स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली होती है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद आप लोगों को चलिए, ये तो हमारी बात हो गई पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर को लेकर, इसको हमने डील कर लिया है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है उसको हमने बतला दिया। एक चीज और कमी बचती है तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन में, देखिए कई बार हमारे ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम होता है, ठीक है, तो उस ट्रांसफर सेक्शन को देखिए तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, वो लैंगिटुडिनल सेक्शन था, लंबा सेक्शन। और उसके बाद अगर आप उसमें देखेंगे तो टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन में आप लोगों को इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? टेस्टिस की, वो इस तरह से मिलेंगी। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक ही क्या हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इलाज डायग्राम बन रहा है, तो उसी की वजह से समझना आप लोग क्या होता है। उसके बाद यहां से ये इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ये इनर मेम्ब्रेन होती है जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है। जर्माइनल एपिथेलियम से क्या होता है? इससे बनते हैं पर्टिकुलरली स्पर्म। कौन से प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस से बनते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है जिससे इनका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? चलिए, मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। अब इस तरह से इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्टोली सेल्स। तो ये तो बाहर की तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, उसके बाद इनके अंदर की जर्माइनल एपिथेलियम हो गई, और ये मैंने आपको क्या बोला? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, इन सर्टोली सेल का फंक्शन होता है कि ये जो स्पर्म बनते हैं उनको न्यूट्रिशन देती है, ठीक है ना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है।
देन उसके बाद यहां जो स्पर्म हो जाते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस से बन जाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमने ये बनाया एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जो हमने बनाया उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोला हमने जर्माइना एपिथेलियम, और उसके बाद यहां पर हमने बना दी ये सर्टोली सेल्स, है ना, ये सर्टोली सेल्स, और जर्माइनल एपिथेलियम ने बहुत सारे स्पर्म बनाए, और उन स्पर्म को कौन दे रहा है न्यूट्रिशन, ये सर्टोली सेल्स, इसमें धस जाते हैं, इसमें अंदर इसके अंदर चले जाते हैं इसे, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाता है, इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब अगली बात हम ध्यान दें जो हमको समझनी है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में इस तरह की सेल्स होती है जिन्हें कहा जाता है इंटरस्टैटल सेल, इंटरस्टैटल सेल। इन सेल का फंक्शन होता है, इनको एक लेडिंग सेल भी नाम देते हैं, लेडिंग सेल। इन सेल का पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, मेल हार्मोन, उसका क्या करना, सिक्रेशन करना। तो ये ध्यान रखना, इंटरस्टेटल सेल या लेडिंग सेल क्या करती है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, जो क्या होता है मेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डील करता है, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, मसल्स का मजबूत होना, ठीक है ना, पूरा टेस्टिकुलर शेक का बनना, सारा सारा फंक्शन होना, मेल का मेल होना, वो इसी पर डिपेंड करता है, कौन से हार्मोन पर, टेस्टोस्टेरोन पर, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो किससे बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है इंटरस्टेटल सेल्स या लेडिंग सेल से। तो ये स्लाइड हमारी क्लियर है। अब हम लोग मेन चीज पर आते हैं वापस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना, हमने एक एक पार्ट का क्लियर कर लिया है। अब एक चीज को वापस रिवाइज कर लेते हैं, टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म बनाना। टेस्टिस का दूसरा काम क्या है कि उन स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, और वो कहां से मिला, वो मिला सर्टोरी सेल से, ठीक है। मेल हार्मोन जो हम बार बार बोल रहे थे कि मेल हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं इसको, इसलिए भी। तो वो कहां से होता है, इंटरस्टेटल सेल्स या लेडिंग सेल्स से होता है। मेल हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। अगली बात हम करें कि जो स्पर्म को क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्षमता चाहिए या फर्टिलाइजेशन की पावर चाहिए। फर्टिलाइजेशन की पावर किसी स्पर्म को देना कहलाता है कैपिसिटेशन। क्या कहलाता है, कैपिसिटेशन। वो कौन देता है, एपिडाइडिमिस। कौन देता है, एपिडाइडिमिस। तो ध्यान रखना, एपिडाइडिमिस का एक ही फंक्शन होता है कि जो स्पर्म आ रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टोर करो, और थोड़ा सा स्टोर करने के बाद उनको कैपेसिटेशन दे दो। तो ये कैपेसिटेशन का काम होता है इस एपिडाइडिमिस का, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारे वर्ड से बोलते जा रहा हूं, आगे दिन के क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं स्पर्म, सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, स्पर्म को स्टोर करना, देन सीमन को बनाना। आगे का फंक्शन किसका होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट निकलती है जिसे यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस में जाते हैं। पेनिस का काम क्या है, पेनिस जो होता है उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, 4, ठीक है। जिसमें क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसमें 2 चैम्बर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लड आता है, और ब्लड आने के बाद वो क्या होता है कि ब्लड साइनस में ब्लड आने के बाद जो पेनिस होता है वो टाइट हो जाता है, ठीक है, जिससे हेल्प मिलती है कपुलेशन में। और जब ये ब्लड निकल जाता है, ये सारा काम हार्मोनिक कंट्रोल के होता है, थ्रू होता है, तो वापस क्या हो जाता है, पेनिस लूज हो जाता है, ठीक है। और पेनिस की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को प्रूफिस भी कहते हैं, अपन प्रीपिस भी कहते हैं, है ना। और मेम्ब्रेन पेनिस का आगे वाला पार्ट कहलाता है ग्लास पेनिस कहलाता है। तो इसके अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, इसके ऊपर कुछ आना भी नहीं है आप लोगों की, ठीक है। ग्लैंड्स का ध्यान रखना, 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और काउपर ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल के बारे में बता दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बता दिया, ये भी सीमन बनाती है। और सीमन के अंदर एक केमिकल होता है फाइब्रोनाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, फाइब्रिनोलाइसिन। काउपर ग्लैंड्स होती है, काउपर ग्लैंड का काम कुछ और नहीं है, बस क्या आता है, इसका नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी है, और इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन का काम करना, किसको, पेनिस के ग्लांस पेनिस वाले पार्ट को, उसकी मेम्ब्रेन को, जिसको प्रीपिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या ध्यान देना है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 ओवरी है। सबसे पहले 2 ओवरी, ओवरी को भी हम समझेंगे अलग से। इन ओवरी के साथ देखो, ओवरी किससे अटैच्ड है, ये इन लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड है यूट्रस से। इवन ये अटैच होती है, ठीक है, यूट्रस के साथ साथ इस ओविडक्ट वाले पार्ट से भी, लेकिन मेन यूट्रस से डक्ट क्या है, अटैच्ड है। और ये कहां पर है, ये एब्डोमेन वाले पार्ट में ही है, ठीक है, बॉडी से बाहर नहीं होते। क्यों, क्योंकि ओवरी में जो ओवम बनते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे बन जाते हैं, इसलिए यहां कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम क्या होता है, इसका भी वही फंक्शन होता है, ओवम को बनाना, ठीक है ना। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है जिसको हम डील करने वाले हैं आगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ। अगली देखिए फेलोपियन ट्यूब हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब का आगे वाला पार्ट जो होता है वो इनफंडिबुलम होता है, इस तरह से, जैसे कोई फनल हो, और जैसे उंगलियां होती है हमारे हाथ में, फिंगर में, ये फिबरी होती है इसमें। इसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही ओवरी के अंदर ओवम बनता है
है ना। ओवम किस फॉर्म में होता है, किसको हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ओवम बनता है, सेकेंडरी साइड वगैरह हम उनकी बातें करेंगे बाद में। उसको क्या करता है, कैच करता है और कहां ले लेता है, इस वाले स्ट्रक्चर में ले लेता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, या ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट है इनफंडिबुलम, बीच वाला पार्ट है एम्पुला, और लास्ट वाला पार्ट है जो जुड़ा हुआ है किससे, यूट्रस से, स्टेमस। एक खास बात, हमेशा ओवम बनने के बाद, है ना, मैं तो बोलूंगा कि सेकेंडरी oocyte बनने के बाद, ओवम से पहले बनता है सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जैसे ही किसमें आता है, फेलोपियन डक्ट या इनफंडिबुलम में आता है, तो वो एम्पुला में इकट्ठा हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है, और स्टेमस जो है वो इससे अटैच है, किससे, यूट्रस से। यूट्रस पर ध्यान दें, यूट्रस क्या है, एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, और उल्टा पियर है, इन्वर्टेड फनल जो है ऐसा होता है, इन्वर्टेड के रूप में। इसके ऊपर तीन मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है पेरीमीट्रियम, उसकी बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमीट्रियम तो बाहर की प्रोटेक्शन लेयर है, एंड मायोमेट्रियम क्या होती है कि जब किसी लड़की में या किसी फीमेल में, है ना, लेबर पेन होता है, तो लेबर पेन के टाइम पर एक हार्मोन का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का जो बढ़ता है, उससे क्या होता है कि मायोमेट्रियम में बहुत सारे कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन होते हैं, यानी बहुत ज्यादा ये संकुचन प्रसार करता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन करता है, जिससे क्या होता है, बेबी की बर्थ आसान हो जाती है, पर्चुरेशन का प्रोसेस, बेबी का बर्थ आसान हो जाता है। क्लियर, ये इस मायोमेट्रियम का काम है। काफी मस्कुलर पार्ट है, ज्यादा मस्कुलर पार्ट यही है। एंडोमेट्रियम में देखिए आप, इस तरह के अंदर की तरफ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इम्प्लांटेशन होता है। तो एंडोमेट्रियम हो ही ऐसा है, ऐसा सपोज कीजिए कि कोई स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, जिसको मैं इस तरह से ले लेता हूं, जैसे ये पेन का मैं कैप ले लेता हूं, है ना। तो जिस तरह से पेन का कैप यहां से जाकर फंस गया, वैसे ही जब बेबी इंप्लांट होता है, तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने से इसमें हेल्प मिल जाती है इम्प्लांटेशन में। बाकी प्रोसेस हम जब देखेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अगली बात हम करें तो अगली बात पर ध्यान देखना है हम लोगों को, कि बीच की जो कैविटी है, इसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये नीचे की तरफ पार्ट मिलेगा, सर्वाइक्स। देखिए यहां से मिलेगा, जैसे ही खत्म होगा तो ये सर्वाइक्स मिलेगा। सर्वाइक्स की ओपनिंग होगी यहाँ पर वेजाइना में, ठीक है, यहाँ पर वेजाइना में। तो इस तरह से आप लोगों को ये पार्ट मिलेगा, ठीक है। और कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये आप लोगों को देखो बर्थ केनाल भी बोलते हैं इसको, ये वेजाइनल पार्ट है। तो अब हम लोगों को कौन कौन से पार्ट फीमेल में देखने को मिल रहे हैं, एक तो ओवरी। ओवरी की खासियत क्या है, इसमें ओवम बनते हैं और फीमेल हार्मोन निकलते हैं इससे, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ओवम निकलता है किस फॉर्म में निकलता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। ये सेकेंडरी oocyte क्या है, आगे देखने वाले हैं। देन ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टेमस। क्लियर। इनफंडिबुलम केचिंग जैसा पार्ट होता है, इसकी उंगलियां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देन एम्पुला, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट के किसमें, एम्पुला वाले पार्ट में। देन स्टेमस, जो कहां अटैच होता है, यूट्रस से। यूट्रस क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, छोटी सी मुट्ठी मान लीजिए आप, इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या स्पेशलिटी होती है कि ये वाला पार्ट होता है, ये यूटेराइन जो होता है फंडस कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर एक कैविटी होती है, तीन मेम्ब्रेन होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है, बेबी का जन्म, बच्चा आसान हो जाता है। ये हार्मोनिक होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसको लीड करता है। एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है बेबी का। उसके बाद इसके आगे सर्वाइक्स वाला पार्ट होता है, ये सर्वाइकल केनाल होती है, और ये नीचे वाला पार्ट वेजाइना होता है। अब इसके जस्ट नीचे एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया कैसे होते हैं उनको हम डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, और नेक्स्ट डायग्राम पर भी आते हैं, जिसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया को शो कर रखा है। ये तो इसका लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू को भी देख लें आप, कि लेटरल व्यू में किस तरह की स्पेशलिटी है, वो आपके सामने क्लियर हो जाती है। कि जो लेटरल व्यू होता है, इस लेटरल व्यू में आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई देखिए किस तरह की क्या कंडीशन है। ये यूटेरस है, यूराइन ब्लडर के ऊपर है यूटेरस, देखिए इस तरह से इसकी सर्वाइक्स केनाल है, और ये देखो यहां से होता हुआ पीछे एनस वाला पोर है, ठीक है ना। और जो आप देख रहे हैं कि ये पीछे की तरफ एनस वाला पोर है, आगे की तरफ कौन सा है, यूरिन पोर है, बिल्कुल बीच में कौन सा पोर है, वेजाइनल ओरिफिस है, यानी वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है ना। और वेजाइनल ओपनिंग के बाद ये वेजाइना, ये सर्वाइक्स हो गया, और ये यूट्रस हो गया। तो ये डायग्राम आप डील कर सकते हैं। ये दोनों डायग्राम की पोजीशन आपको मालूम होती है, कौन सा पार्ट कहां होता है। अब अपन देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया इस वाले व्यू से क्लियर नहीं होगा, इस वाले व्यू से क्लियर होगा, ठीक है। इस वाले व्यू को समझते हैं हम, कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया के लिए हमको ये वाला व्यू जो है इसको समझना होगा।
इस वाले व्यू में देखिएगा, ये जो पार्ट है मोन्स प्यूबिस कहलाता है, जहां पर हेयर जो होती है, थोड़ी सी हेयरी ग्रोथ होती है, मोन्स प्यूबिस होता है। मोन्स प्यूबिस की जस्ट नीचे आपको एक बिल्कुल छोटा सा नोब दिखेगा, क्लाइटोरिस। इसे सूडोपेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपेनिस। इस तरह से पेनिस वाले पार्ट में क्या होता है, मिश्रल पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन, एक स्मूथिंग करते हैं, एक सेक्स की इच्छा पैदा करते हैं, वैसे क्लाइटोरिस वाले पार्ट में। ठीक है, उसके जस्ट यहां पर देखेंगे आप, तो एक जैसे लिप्स होते हैं वैसे वैसे बड़े पार्ट होते हैं, यहां से देखिए यूं और यहां से यूं, इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेबिया मेजोरा है। ये देखिए यहां से यहां तक का ये पार्ट, मैं लाइट कलर लिया है ताकि आपको मैं पोजीशन शो करूंगा, लेबिया मेजोरा है। क्लियर? लेबिया मेजोरा के बाद अगले पार्ट को अगर हम देखें तो लेबिया माइनोरा है, और लेबिया माइनोरा की पोजीशन क्या है? ये लेबिया माइनोरा है, ये वाला पोर्शन लेबिया माइनोरा है। ठीक है, और इसके बाद बिल्कुल जस्ट बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर की होती है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। और ओपनिंग ऑफ वेजाइना यहां से इस तरह से पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होती है, यहां ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है, और जस्ट नीचे यहां एनस है। तो ये क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वो इस चीज को कवर करता है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं वापस हम लोगों की मेन चीज पर, जिसको हम लोग देख रहे थे। एक एक पार्ट को हमने डील कर लिया है, उसकी हमने बात कर ली है। अब आएंगे हम लोग फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, इन सब पार्टों को हमने डील किया है। ओवरी को हम लोग स्पेशली देखेंगे। तो ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये आपको इन इसको देख सकते हैं आप पोज करके। तो आपको मैं थोड़ा टाइम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत टाइम लिया है ना। हम लोगों का अभी 40 मिनट के आसपास का लेक्चर बन चुका है, और हम लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील कर लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा के बतलाऊं, फास्ट तो चलूं लेकिन समझा के चलूं, जिससे एक एक चीज आपको क्लियर हो। ठीक है ना। अब करके अपन जल्दी से बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन मजा नहीं आता उसमें, वैसे भी मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ओविडक्ट वाले पार्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। बाकी बाकी हम लोगों ने बातें डील कर ही ली है। ठीक है ना। इसमें यूट्रस में हमने ऐसी कोई चीज नहीं डील नहीं करी, सब कुछ इसमें लिख रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। वेजाइना को हमने डील कर लिया है, एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है ना, वेजाइना कहते हैं। तो एक्सटर्नल जेलाइटेलिया की हमने बात कर ली, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा क्या होते हैं, क्लाइटोरिस क्या होता है, तो वो भी हमने डील कर लिया है। ठीक है ना। ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको भी डील करेंगे। ठीक है, एक चीज वो ध्यान रखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जितने पार्ट डील किए उसके साथ मेमोरी ग्लैंड भी शामिल होगी। कौन शामिल होगी? मेमोरी ग्लैंड। अब इसी पर ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट में बात करेंगे किसकी, हम ओवरी की टीएस की बात करेंगे कि ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है, मेमोरी ग्लैंड को हम एक बार डील कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। चलिए अब सारा ध्यान लगाते हैं हम मेमोरी ग्लैंड्स पर। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में ध्यान रखिए, एक फंक्शनल मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऑल फीमेल्स में होती है। द फीमेल द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर टिश्यूज, बिल्कुल दो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। दे कंटेन टाइमली वेरिएबल एंड यूनिट अमाउंट ऑफ यूट्रस यूटी। द ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, इसमें ब्रेस्ट में 15 से 20 इसमें एलुलाई होती है ना। इसको मैं अलग से भी डील करूंगा आपको। एलुलाई ओपन लोब्स जॉइन इनटू मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड के साथ ज्वाइन करती हैं। सेवरल मेमोरी ग्लैंड इनटू द वाइडर स्पर्म एम्पुला कनेक्टेड टू द लेक्टिफ्रेस ग्लैंड्स। इसको इस तरह समझ में नहीं आएगा, आप तो मोटा मोटा ध्यान रखें कि ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड 2 होती है। मेमोरी ग्लैंड्स का जो आगे वाला पार्ट होता है वो एरियोला कहलाता है, जो डार्क कलर का होता है, डार्क स्किन होती है। ठीक है, निपल की जस्ट कवरिंग करने वाला। मेमोरी ग्लैंड का काम है मिल्क प्रोडक्शन, और इसमें किस तरह का मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम एक प्रोसेस में कभी मैंने आपकी स्लाइड बना रखी है, उसमें समझेंगे हम। ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा ध्यान ही रखना है, बस इसको भी ध्यान रखना है कि ये भी इसके अंदर काउंट होता है। क्लियर? तो ये हमारी स्लाइड कंप्लीट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और अगर आपको और भी कुछ चीज देखना है तो मैं इसको आप पोज करके भी देख सकते हैं कि भाई इस स्लाइड को आप पोज कर लें, और पोज करने के बाद भी आप मुझको आराम से इसको देख सकते हैं कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि रुक के देखने की जरूरत है, ये ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर है, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम अलग से समझेंगे कि ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें खास होती हैं। क्लियर? तो अगर हम ध्यान लगाएं इस स्ट्रक्चर पर, तो ये पर्टिकुलरली ब्रेस्ट को शो कर रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बतलाऊंगा कि ये सब किस तरह से प्रोडक्शन करती है। देखिए रिप्स वाला पार्ट हो गया, देन पेक्टोरल जो होता है मस्कुलर हो गई, और ये जो मेन पार्ट जो ब्रेस्ट का है ये वाला पार्ट है, ये निपल है। निपल को कवर किए हुए डार्क स्किन होती है, एरियोला होती है। इसकी ओपनिंग होती है लैक्टिफ्रेस डक्ट में। कहाँ होती है? लैक्टिफ्रेस डक्ट में। ठीक है, ये लैक्टिफ्रेस डक्ट है, एम्पुला से आगे निकलती हुई मेमोरी डक्ट बन जाती है। और यहाँ पर देखिए आप, ये सारी की सारी मेमोरी लॉब्स, मेमोरी ग्लैंड है। ये फैट है, जो येलो येलो दिख रहा है आपको, ये तो फैट है ना।
येलो दिख रहा है, ये सारी की सारी जो मेमोरी ग्लैंड्स है जहां पर मिल्क प्रोडक्शन होता है। क्लियर? वो आगे लैक्टिफाइड डक्ट्स में चला जाता है। तो बात की बात है, पहले तो हम लोग ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आपको दिखानी है, ये वाली। अब ये स्लाइड में अगर आप देखें ध्यान से, तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है, बस यही मेन है जो एनसीईआरटी ने इसको दिया है, उसको हम ध्यान से समझ लें। कि जो मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट होते हैं, उनके अंदर 15 से 20, 15 टू 20 मेमोरी लॉब्स होती हैं, और ये मेमोरी लॉब्स ओपन होती है मेमोरी लोब्यूल्स में। यानी 15 टू 20 जो मेमोरी लॉब्स होती हैं, वो मेमोरी लॉब्स ओपन होती हैं किसमें? पर्टिकुलरली मेमोरी लोब्यूल्स में। मेमोरी लोब्यूल्स का काम है कि प्रोडक्शन करना और कलेक्शन करना, किसका? मिल्क का। मिल्क प्रोड्यूस भी होगा और यहाँ कलेक्ट भी होगा इन मेमोरी लोब्यूल्स में। मेमोरी लोब्यूल्स पर कलेक्ट होने के बाद वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स से वो आगे बढ़ेगा और कहां पहुंचेगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट में, जिनका एक को नाम है लैक्टिफेरेंस डक्ट। लैक्टिफेरेंस डक्ट या मेमोरी डक्ट से वो आगे बढ़ेगा, एम्पुला में आएगा। एम्पुला से वो ओपन होकर कहां चला जाएगा? निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, हर ब्रेस्ट में, हर मेमोरी ग्लैंड्स में 15 टू 20 क्या होती है? मेमोरी लॉब्स होती है। उनकी ओपनिंग होती है मेमोरी लॉब्स की, मेमोरी लोब्यूल्स में, जहां पर क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन और कलेक्शन होता है। देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है, वो मेमोरी डक्ट्स में ओपन होता है, या लैक्टिफेरेंस डक्ट में ओपन होती है, और ये एम्पुला के थ्रू निप्पल के पोर से बाहर निकल जाती है। निप्पल के जहां होती है उसके आसपास का जो डार्क स्किन होती है वो एरियोला कहलाती है। दैट्स ऑल। तो यहां तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, वो हमने डील कर ली है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड में हमको ध्यान देना है, अब मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं, गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस पर, कि गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। लेकिन मैं उस पर आऊं उससे पहले आपको मैं एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बतला देता हूं, जो इन स्लाइड्स में क्लियर नहीं होगा। आपको सारा का सारा ध्यान हमारा अब गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस पर होगा, इसकी जरूरत ही नहीं हम लोगों को। इस पूरे गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम अब पूरा ध्यान देंगे, इन स्लाइड्स को, स्पर्मेटोजेनेसिस और इस प्रोसेस पे। चलिए, तो अब हम लोग यहां ध्यान लगाते हैं, जिस पर हम लोग समझ रहे हैं कि भाई गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस इंपोर्टेंट प्रोसेस है, उसको समझ रहे हैं हम। चलिए, अब इस प्रोसेस में आए हम, उससे पहले एक चीज और हमारी बच रही है, और वो क्या है कि पर्टिकुलरली हमको ये समझना है कि किस तरह से ओवरी की स्ट्रक्चर होती है, और ओवरी के स्ट्रक्चर में किस तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ओवरी की स्ट्रक्चर में तब समझा पाऊंगा आपको जब मैं आपको गेमेटोजेनेसिस समझा पाऊंगा। तो मेरा साल का टारगेट अब गेमेटोजेनेसिस पर है। गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो गेमेटेंजिया होते हैं, या मैं बोलता हूं कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, स्पर्म, ओवरी और टेस्टिस, मेल का टेस्टिस और फीमेल की ओवरी, इसके अंदर जर्माइनल एपिथेलियम होती है। टेस्टिस के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बता चुका हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर तो है क्योंकि स्ट्रक्चर बना रही है, फंक्शनल क्यों है? क्योंकि स्पर्म बना रही है ना, स्पर्म का प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। तो इसके अंदर की जो लेयर है वो जर्माइनल एपिथेलियम है। अगली बात हम करते हैं, और अगली बात क्या है कि जर्माइनल एपिथेलियम के बाद हम लोगों को एक चीज पर ध्यान देना है कि जो ओवरी है, ओवरी में जर्माइनल एपिथेलियम कहां पर है? जो ओवरी को कवर करने वाली लेयर है, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर जर्माइनल एपिथेलियम होती है। यानी पूरी ओवरी के नीचे वाली लेयर, यस, वो जर्माइनल एपिथेलियम है। और टेस्टिस के अंदर कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। उन जर्माइनल एपिथेलियम में अब क्या होगा? मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस होगा, पहले माइटोसिस देन मियोसिस, और उसी के थ्रू क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। तो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है? वो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है, वो गेमेट का फॉर्मेशन गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। मेल में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल में इसको oogenesis कहते हैं। ठीक है ना? मेल में इसको क्या करते हैं? मेल में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल में इसको क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं। हार्मोनल कंट्रोल इस पर होता है, वो कैसे होता है मैं समझाऊंगा आपको। ये पूरा प्रोसेस है जहां पर आप लोगों को क्या बताया गया है कि मेल के स्पर्म कैसे होते हैं, वो क्या है, सारी कहानी दे रखी है। मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले मेरी एक स्लाइड है, मैं इस स्लाइड से आपको पूरी कहानी समझाऊंगा कि कैसे होता है प्रोसेस। चलिए, अब हमारा ध्यान लगाएं हम पहले वाले प्रोसेस पर, और वो पहले वाला प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेल के अंदर चलेगा, ठीक है ना? अपनी जो स्लाइड्स हैं उनमें कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें कम है,
फिर मुझे लगा कि अपनी तरफ से इसको लेने की जरूरत है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये मेल के अंदर होता है, टेस्टिस में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्म एपिथेलियम सेल है, ये जर्माइनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, एक ही बात है। जर्माइनल एपिथेलियम सेल है, जर्म एपिथेलियम सेल है, जर्माइनल एक अच्छा वर्ड रहता है। तो जर्माइनल एपिथेलियम सेल में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से ये दो सेल बना लिया, दोनों सेम शेप की हैं, बिल्कुल सेम शेप की है। और क्रोमोसोमल कंडीशन भी सेम है, डिप्लोइड डिप्लोइड है। इन सेल में और डिवीजन हुए, देन ये बन गई फोर, फोर से शायद ज्यादा ही बन सकती है, बिल्कुल ज्यादा बन सकती है, इसलिए इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन फेज। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कितनी भी हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाता है, और इसके एंड में जो स्ट्रक्चर बनती है डिप्लोइड, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। नाम ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया में कोई सी भी स्पर्मेटोगोनिया है ना, कोई भी स्पर्मेटोगोनिया साइज में बड़ी हो जाती है ना। मान लीजिए इनमें से एक साइज में बड़ी हो गई, क्योंकि साइज में बड़ी हो गई तो ग्रोथ हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज बोलते हैं। दूसरी फेज कौन सी हो जाती है? ग्रोथ फेज हो जाती है। जो साइज में बड़ी हुई, इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कितनी है? 2n है। अब हमसे पूछता है स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ह्यूमन में 46 होते हैं, और 2n का मतलब 46 है, तो 46 होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटो साइट में कितने होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसे बोलते हैं? ग्रोथ फेज में बनने वाली इनलार्ज सेल को, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। 2n है तो इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। देन अब ग्रोथ फेज से जाएगी मैचुरेशन फेज में। अब ध्यान देना, मोटी मोटी बात, कि अब ये 2n से बन जाएगी n। अगर ये 2n से n बन रही है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि यहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा है? फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, और जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन मियोसिस। देन होता है सेकंड, देन क्या होता है? सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, ये भी मिस क्या होता है? मियोसिस होता है। अपन जानते हैं मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। उसका रिजल्ट ये होता है कि 2n सेल n सेल बना लेती है। ये जो n सेल बनी, इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, यानी 46 का कितना रह गया? 23 क्रोमोसोम्स रह गए। अगर घुमा फिरा के पूछ लेता है तो कितने रहते हैं? 23 क्रोमोसोम। अब इनमें क्या हुआ? इनमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन हुआ, यानी म्यूसिस सेकंड हुआ, इसे 4 सेल बन गई, 4 सेल बन गई। इन 4 सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटिड। स्पर्म नहीं बना है, स्पर्मेटोजेनेसिस ने, ध्यान रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस ने स्पर्म नहीं बनाया, स्पर्म नहीं बनाया, उसने क्या बना दिया? स्पर्मेटिड बना दिया। क्या बना दिया? स्पर्मेटिड बना दिया। कितने स्पर्मेटिड बने? 4 बने। किससे बने? एक जर्माइनल एपिथेलियम से बने, एक जर्माइनल एपिथेलियम 4 स्पर्मेटिड बना रही है, 4 स्पर्मेटिड बना रही है। और इन 4 स्पर्मेटिड में क्या होगा? चेंजेस आएंगे। ये स्पर्मेटिड कैसे है? राउंड है, स्फेरिकल शेप में राउंड है ना। और स्पर्म कैसा होता है? स्पून लाइक। इसमें हेड होता है, मिडिल पीस होता है, और क्या बताया था हमने? टेल होती है। तो अब ये स्पर्मेटोगोनिया किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? कोई डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस वगैरह नहीं होगा, ओनली डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा, तो चेंजेस आएंगे, बस बस बढ़ेगी साइज में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब एन से एन ही बनने हैं, यानी मियोसिस तो होना नहीं है, ठीक है ना। तो एन से एन सेल बन रही है, बस ओनली डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो स्फेरिकल या राउंड शेप के स्पर्मेटिड का, ठीक है, स्पून लाइक स्पर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। देखो मैंने क्या लिखा है, बस छोटे छोटे फॉन्ट में, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म बने। स्पर्म दिखते कैसे? हमने पहले स्लाइड में देख लिया था, वापस देख लेंगे। अभी स्पर्म होते हैं 4, 4 स्पर्म होते हैं, 4 स्पर्म होते हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों को ध्यान रखना है। अगली बात हमको ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? सभी का दादा, फादर, कभी फादर, है ना। प्रिंसिपल क्या होता है हम लोगों का? स्कूल को चलाने वाला। मास्टर कौन होता है? उसको कंट्रोल करने वाला, यानी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, अपन जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और मास्टर ग्लैंड कौन कहलाती है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनएच आरएनआरएच हार्मोन। जीएनआरएच कौन होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है, भैया तू काम कर, मैंने तुझे ऑर्डर दिया है, तू जाकर काम कर कि इस प्रोसेस पे कंट्रोल कर, ठीक है मादा, हम तू बोल रहे तो करना ही पड़ेगा। एंट्रोपोट जो पोस्टर ग्लैंड्स होती है, उससे 2 हार्मोन निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान रखना, किससे निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक निकलता है एफएसएच और निकलता है एक एसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच। एफएसएच क्या करता है? सर्टोली सेल पे फंक्शन करता है। ए सर्टोली सेल, तू एक काम कर, स्पर्म की बनाने की प्रोसेस को सही कर।
तो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस कंट्रोल होता है किससे? एफएसएस से। सर्टोली सेल पे फंक्शन किया, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस अच्छा हो गया। वही सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन दे रही है किसको? स्पर्म को दे रही है ना। आगे क्या होता है? जो एलएच होता है, एलएच जो होता है वो लेडिंग सेल पे काम करता है। लेडिंग सेल कहां पर है? लेडिंग सेल कहां पर है? लेडिंग सेल अपन जानते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच में है। वो लेडिंग सेल से कहा गया चलो एंड्रोजन निकालो। एंड्रोजन से मतलब टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजन निकलने से क्या होगा? जो स्पर्मेटिड है उस पर काम किया जाएगा, स्पर्मेटिड पे काम किया जाएगा, ठीक है ना। स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन पे काम किया जाएगा। तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन एलएचटी कंट्रोल में आ गया, कंट्रोल किस पे आ गया? एफएसएच पे आ गया। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, घूमना फिरना मत। बहुत सारी कोचिंग की शीट्स, मोटी मोटी शीट्स होती है, उसमें उलझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखें कि दोनों प्रोसेस किस तरह से थे और किस पे कंट्रोल किया है। ये 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और 60 मिनट्स में हम यहां तक पहुंचे बच्चों, ठीक है। मुझे टाइमिंग नहीं मालूम, लेकिन अंदाजन 60 मिनट्स हम लोगों ने कवर करनी है इस पर। और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई टाइमिंग होता ही नहीं है। आप यूट्यूब पर तो बहुत बार पोस्ट कर करके भी रोक सकते हैं हम लोगों को, और टीचर को रोकने का पावर किसी के पास नहीं है। चलिए, इसके बाद बच्चे को जल्दी से चाहिए एक स्ट्रक्चर के साथ स्पर्म की स्ट्रक्चर को समझा दीजिए। चलिए स्पर्म की स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो हम समझते हैं। अगर आप देखिए तो स्पर्म में सबसे आगे हेड है, ठीक है ना। देखो उस स्लाइड में नेक को नहीं बतलाया था, इसमें नेक बतलाया गया है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी पे ध्यान देना कि एनसीईआरटी ने नेक अगर कर रखा है तो आपको भी नेक देख लेना चाहिए, है ना। तो मैं बार बार नेक नेक बोलना चाह रहा था, लेकिन वो मैं बार बार देखा था मेरे एनसीईआरटी ने कहीं इसको दिया नहीं दिया, कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है। तो हेड आगे वाला पार्ट है, बीच का पार्ट नेक हो गया, उसके नीचे वाला पार्ट, उसके बाद वाला पार्ट मिडिल पीस हो गया, मिडिल के पीस के बाद टेल हो गया। ध्यान रखना, कई लोग क्या होते हैं एमबीबीएस कैरियर टीचर होते हैं और बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, जैसे जूलॉजी आती है ना, तो वो अपने पहाड़ जैसा नॉलेज को जो उन्होंने एमबीबीएस में सीखी थी वो झाड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। और ये कोटा फैकल्टी मैंने बहुत ज्यादा देखा है, वो ये सोचते नहीं है कि आप जिस पर वो झाड़ रहे हो नॉलेज, उन बच्चों को उसकी जरूरत ही नहीं है, उनको केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़नी है, केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़नी है। और वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के नाम पे इतना दे देते हैं। मैं कोचिंग की शीट्स का नाम नहीं लूंगा, मैं कोटा गांव में जानता हूं हर कोचिंग की शीट्स में क्या क्या दे रखा है ना। तो कोटा के पूरे इंडिया के कहीं की भी शीट्स हो, मेरे पास सब शीट्स होती है, मैं जानता हूँ वो क्या पढ़ाते हैं क्या करते हैं। वो शीट्स को इतना उलझाते हैं यार वो, कि बच्चे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के नाम पर दे देते हैं और नहीं आता वो एक्स्ट्रा। यार प्लीज, अगर कोई फैकल्टीज को देख रहा है तो रहम करो भैया, बच्चों को केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़नी है, उनको इतना एक्स्ट्रा मत पढ़ाइए। वो जब एमबीबीएस में जाएंगे पढ़ लेंगे यार, है ना। जब वो मेडिकल लाइन में जाएंगे पढ़ लेंगे, उनको इतनी बायोलॉजी मत पढ़ाइए कि आप उन बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं। क्लियर। चलिए, अब क्या कहें यार, सब ठीक है। अब वो वाली बात आती है, आजकल यानी क्या क्या अपना टीचर को पढ़ाने के अलावा दूसरे तरीके से जब आजमाता है ना बच्चों को अटेंड करने के लिए, तो वो परेशान ही करते हैं। हम तो टॉपिक पे आते हैं, इन लोगों को याद करने से को अपना भला तो होगा नहीं। अब आते हैं अपन लोग हेड पर। हेड वाला पार्ट जो मेन पार्ट है वो दो चीजों से बना है, एक तो एक्रोसोम और एक न्यूक्लियस से। वापस रिवाइज करता हूँ, हेड वाला पार्ट बना है दो पार्ट से, एक्रोसोम और न्यूक्लियस से। आप मुझे पोज करके भी देख सकते हैं कि मैटर क्या दे रखा है। मैं मैटर की लाइनें नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। मेरा मेन काम है आपको समझाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैटर की लाइन इससे दे रखी है, तो कोई बच्चे को देखना हो तो मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा और बच्चे ने पोज कर लिया तो पढ़ सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब हेड दोनों की स्पेशलिटी क्या होती है? एक्रोसोम वाला पार्ट बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ध्यान रखिएगा, एक्रोसोम वाला पार्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। जब हम 11th पढ़ रहे थे तो 11th क्लास में हम बतलाया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाता है, एक्रोसोम को बनाते हैं। हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बस एक्स्ट्रा ज्ञान है थोड़ा सा, और डॉक्टर वाला नहीं, थोड़ा सा। आगे की बात करते हैं, एक्रोसोम का दूसरा काम क्या है? एक्रोसोमल से निकलते हैं एक्रोसोमल एंजाइम। इसका काम क्या होता है? ओम की वॉल को पेनिट्रेट करना, ओम की वॉल पे छेद कर देना, ओम के अंदर स्पर्म का जो होता है इंजेक्शन आसान बना देना, फर्टिलाइजेशन को आसान कर देना, दैट्स ऑल। अगली बात करते हैं कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो मेन पार्ट है, न्यूक्लियस में इतना मटेरियल तो होता नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म काफी निकल जाता है, इसको हल्का भी तो करना है। लेकिन इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है और जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद नेक आती है। नेक की एक खास बात है जो यहां क्लियर नहीं हो रही है आपको। क्या होता है यहां जैसे ही ये हेड खत्म होता है, सपोज कीजिए मैं कलर वो लेता हूं स्लाइड, सपोज कीजिए यहां से न्यूक्लियस खत्म हो गया, जहां न्यूक्लियस खत्म हो गया वहां एक ग्रू होता है, जहां पर एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के जस्ट नीचे होता है डिस्टल सेंट्रियोल, और ये दोनों कवर होते हैं मिडिल ये नेक वाले पार्ट में। और डिस्टल जो होता है ना सेंट्रियोल, उससे इस तरह का एक्सिस फिलामेंट निकलता है, एक्साइल फिलामेंट, एक्सिस फिलामेंट, है ना, जिसका 9+2 अरेंजमेंट होता है।
एंड पीस द टेल कंटेन्स 9+2 एक्सोनिन्स, यानी 9 फाइबर, जैसे हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल क्लास 11th में, फ्लैजिला और सिलिया के अंदर भी पढ़ा था हम लोगों ने कि 9+2 अरेंजमेंट होता है, वैसे का वैसे ही है ना। 9 पेरिफेरल में, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे, डबलेट या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिपलेट कंडीशन मिलेगी, बीच के दो में क्या होगा आप लोगों को सिंगलेट मिलेगा, वैसे का वैसे। चलिए, ये वाला पार्ट मिडिल पीस में, ये नेक में आता है। नेक के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्साइल फिलामेंट होगा उसके दोनों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया शीट बना लेगा, ठीक है, इसको कहेंगे मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, इसमें बहुत वर्ड्स होते हैं, मैं आपको झाड़ना नहीं चाह रहा एक्स्ट्रा नॉलेज, नेबनकन, मेन चेट वगैरह वगैरह, इतने सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा नॉलेज काम ही नहीं आनी ना यार, हमारी बुक में दे नहीं रखी है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को बड़ी बड़ी क्लासेस हमने कई बार पढ़ा है, जहां हम लोग आज से पढ़ा रहे हैं क्या, 2001 2 3 4 5 6 7 कब के बेसिस को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब वो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपके पास झाड़ दूंगा तो होगा क्या, तो मैं ना मेंचर का नाम लेने वाला हूँ ना नेवनकन का नाम लेने वाला हूँ। कोई रिपीटर पढ़ रहा हो, इसको देख रहा हूँ, सर ने नेवनकन नहीं बोला, सर ने मेंचेट नहीं बोला, ऐसी तो मजा नहीं, अरे आएगा नहीं यार तुम्हारे, मैं क्यों बोलूं, क्लियर। तो कोई रिपीटर हो तो मुझे ऐसा मत समझना कि सर में नॉलेज नहीं, सर तो जो भी बोलते होंगे, है ना भाई, मैं उसको आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि जरूरत नहीं। चलो मैं फिर भावनाएं बह गया, लौट के आता हूँ। अब ध्यान दें हम लोग, मिडिल पीस के अंदर क्या है, मिडिल पीस के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कंपार्टमेंट है, एनर्जी देगा, स्पर्म को मूवमेंट आसानी हो जाएगी, बस इसके अलावा कुछ याद करना है बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा, जैसे ही यहां खत्म होगा मिडिल पीस, यहां पर रिंग सेंट्रियोल होगा, एक और, बिल्कुल एक और रिंग सेंट्रियोल से फिर आगे आप लोगों को ये एक्साइल फिलामेंट मिलेगा, जो दिख रहा है, जो टेल बना रहा है ना। और पूरा का पूरा जो स्पर्म है कवर हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, चाहे अपर वाला पार्ट हो, है ना, चाहे मिडिल पीस हो, और चाहे टेल का स्टार्टिंग हो। लास्ट का टेल का सेगमेंट बिल्कुल नेक्ड एक्साइल फिलामेंट मिलेगा आप लोगों को, जो इस बुक में इतना स्लाइड में इतना साफ नहीं कर रखा है। अब टेल क्या होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है स्पर्म का, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, नेक। 4 पार्ट हो गए, अगर एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी होगी, एक बार मैंने भी देखा नहीं है ना। हेड, नेक, नेक दे रखा है तो आप काउंट करना, वरना छोड़ देना, मिडिल पीस एंड देन टेल, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ध्यान रखना है कि जो टेल वाला पार्ट है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, नेक है। सबसे आगे वाला पार्ट में एक्रोसोम बना, मेन काम है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं, हेड बनाते हैं, दैट्स ऑल। मिडिल पीस का काम क्या है, एनर्जी देना। हेड का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। जो टेल का काम क्या है, इस सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, स्पर्म की मूवमेंट को डील करना। स्पर्म की मूवमेंट सारी किस पे कंट्रोल करती है, टेल पे करती है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। लॉन्गेस्ट पार्ट, फलाना पार्ट, टेल का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट में होता है। ये आपकी बुक में दे रखा है, बस दे रखा है तो इसको ध्यान देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगली स्ट्रक्चर पर, और वो अगली स्ट्रक्चर आ जाती है oogenesis। और oogenesis के अंदर हमको ध्यान देना है कि ओवम की स्ट्रक्चर कैसी है, जिसको मैं डील करना चाह रहा था बहुत देर से, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको oogenesis बतलाऊंगा, oogenesis के बाद फिर मैं आपको ओवम की स्ट्रक्चर, ओवरी की स्ट्रक्चर को बतलाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, हम अब ध्यान देते हैं oogenesis के प्रोसेस पे। मुझे ढूंढ ढूंढ के स्लाइड्स को लेना पड़ रहा है ना। तो ये oogenesis का प्रोसेस है कि भाई पहले क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है, फिर उसके बाद क्या लेना है। तो ये सारा अरेंजमेंट कई बार हम दे देते हैं टीम को कि भाई तुम कम कंप्लीट करो, कई बार तो मुझको करना पड़ता है लैपटॉप पर, ठीक है। तो हमारी सरकार सिंगल सरकार है, एक दो बंदे मेरे साथ है, बस हम लोग ही काम करते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे वर्क रहते हैं, सारे इतने सारे काम रहते हैं, तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम पर। अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात क्या है कि oogenesis का प्रोसेस कितना है, क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट के आसपास क्लास होगी, मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि इसको जल्दी से फिनिश भी करना है, समझा समझा कर, मैं ना उबड़ जबड़ जबड़ दुम, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी कर सकता था, है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि oogenesis भी क्या होता है। oogenesis वही जर्मिनल एपिथेलियम, एक जर्म एपिथेलियम सेल है ना। और ये कहां पर है, ओवरी की इनर वॉल है, ओवरी की इनर वॉल है। वहां पर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, उसमें 2 सेल बना दी, दोनों सेल ने 4 सेल बना दी, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, ऐसा लग रहा है कि कोई नंबर्स गुना गुना बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन फेज होगी। मल्टीप्लीकेशन फेज के एंड में क्या बन गए, 4 ऊगोनिया बन गए। कैसी कंडीशन है, डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम के साथ ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात क्या होती है, इन ऊगोनिया में से कोई एक ऊगोनिया साइज में बड़ा हो गया, ठीक है, और ग्रोथ फेज जो है कंप्लीट हो गई। इसका नाम वहां था प्राइमरी, क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कौन होगा, प्राइमरी oocyte, ठीक है ना।
बिल्कुल सेम नेम चल रहे हैं और यहां तक एक बच्ची जितनी भी लड़कियां हैं वो ध्यान दें, देख रही हैं तो लड़के भी ध्यान दें क्योंकि उनको भी ध्यान देना है, हम बायोलॉजी वाले हैं। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस लेडी के ओवरी के अंदर अगर उसकी बच्चा बेबी लड़की है ना, प्रेगनेंसी के पीरियड में ही उसकी बच्ची क्या है, लड़की बनी है, सेक्स डिटरमिनेशन हो चुका है और वो लड़की है, लड़का नहीं है, लड़की है, ध्यान दे रहे हैं आप, एक बेबी एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसके अंदर बच्चा कौन है, लड़की है, और उस लड़की के अंदर बिफोर बर्थ ही ये प्रोसेस खत्म हो जाता है और बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, है ना। ध्यान रखें आप, सब लड़कियों में ये प्राइमरी oocyte मम्मी के पेट के बर्थ में ही, बर्थ से पहले ही बन चुके थे। तो सारे लड़कियों के अंदर ये बिफोर बर्थ ही क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ये प्राइमरी oocyte रहते हैं। एक खास बात मैं आगे डील करूंगा, सेकेंडरी फॉलिकल जो ओवरी की स्ट्रक्चर बतलाऊंगा। ये सारे प्राइमरी oocyte किसके अंदर रहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी oocyte कहाँ रहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर रहते हैं। ग्रोथ फेज का द एंड हो गया। अब लेडी का क्या होगा, बर्थ होगी, है ना, प्रेगनेंसी की पीरियड पूरा होगा, पर्चुरेशन होगा, बर्थ होगी और बर्थ होते ही वो बच्ची जन्म ले लेगी, है ना। प्यूबर्टी के पीरियड में जैसे ही आएगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते ही जो बहुत सारे प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हैं, उनमें से क्या होगा, एक एक कोई एक प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कर देगा। किससे, आप देखें मेचुरेशन फेज के फर्स्ट मियोसिस से, ये यहां पर होगा फर्स्ट मियोसिस, है ना। मैंने कुछ चीजें छोड़ रखी थी आपको समझाने के लिए। जैसे ही फर्स्ट मियोसिस होगा, उस बच्ची के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए 12 साल 13 साल 14 साल की एज है और फर्स्ट मेचुरेशन स्टार्ट हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट मियोसिस से या फर्स्ट मेचुरेशन डिवीजन से। एक बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बनाएगा सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte किसके अंदर बनेगी, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ये सब नाम आने वाले हैं आगे। टर्शरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये सेकेंडरी oocyte होगी। अब ये सेकेंडरी oocyte कहां रिलीज कर दी जाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल से। जैसे आम खाते हैं ना अपन, आम खाते खाते अपना प्रेशर बढ़ जाता है, गुठली बाहर निकल जाती है, वैसे ही हार्मोनिक सिक्रेशन होगा, ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एवरेज 14वें दिन 14 डेज। और जैसे ही वो बस्ट होगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज ग्रेफियन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte निकलकर कहां चली जाएगी, ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। तो oogenesis के साथ क्या हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर कहां आ गया, फेलोपियन ट्यूब में। मैंने बतलाया था वेट करेगा कहां पर, एम्पुला में, कि स्पर्म महाराज आ जाए। अगर स्पर्म आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा है ना, और नहीं आते हैं तो वो सेकेंडरी oocyte वहीं डेड हो जाएगी। दैट्स ऑल, ध्यान रखना। तो सेकंड मेचुरेशन डिवीजन होगा ही नहीं और आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा यहां भावना बहकर आगे वाले टॉपिक पे चल गया था, वापस रिवर्स होकर यहीं आता हूं। क्या हो गया है, ग्रोथ फेज हो चुकी है और ग्रोथ फेज तक की कहानी किसी लड़की में अपनी मम्मी के गर्भ में, अपनी मम्मी के यूट्रस में ही हो जाती है ना, बिफोर प्रेगनेंसी। जब वो लड़की जन्म ले लेती है तो 0 साल से लेकर 12-13 साल तक, जब तक प्यूबर्टी का पीरियड चलता है, उसमें कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करती है 12 13 14 साल में, तो क्या होता है, उसके फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में एक प्राइमरी oocyte यानी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है और 2n सेल, 2n सेल बनाती है। पहली वाली n सेल किसी काम की नहीं है, फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, वो न्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सेकंड जो सेल है वो बड़ी है, लार्ज साइज की है और वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है। अब ये सेकेंडरी oocyte अगर कहां चली जाती है, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, और अगर इसको स्पर्म टच करता है, स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है, सेकेंड मेचुरेशन डिवीजन होता है। ये भी मियोसिस सेकंड है और इससे क्या है, 2n सेल बन जाती हैं। ये वाली n सेल सेकेंडरी पोलर बॉडी कहलाती है जो किसी काम की नहीं है। और ये वाली जो सेल है ये क्या बना लेती है, एक ओवम बना लेती है। काम की बात, एक ओवम बनता है।
साथ में क्या बन जाते हैं, 3 पोलर बॉडीज। तीनों पोलर बॉडीज किसी काम की नहीं है, डिजनरेट हो जाती हैं और एक ओवम बनता है। एक जर्माइनल एपिथेलियम सेल ने एक ओवम बनाया। वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, एक जर्माइनल एपिथेलियम सेल ने 4 स्पर्म बनाए। ये मोटा मोटा काउंट ध्यान रखना, ठीक है। 3 पोलर बॉडीज बन गई हैं और ये सेकेंडरी पोलर बॉडीज होती हैं, ये किसी काम की नहीं होती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। और जो ओवम बचता है वो ओवम तभी बनेगा, काम की बात, जब फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म महाराज आकर सेकेंडरी ओसाइट को टच करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा और सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन होने के साथ क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी ओसाइट क्या बना देगी, ओवम बना देगी। ये ध्यान रखना। इस तरह से oogenesis की बात भी हो गई, मेंस्ट्रुएशन की बात भी हो गई और ओवम की बात भी हो गई। अब कंट्रोल कौन करता है, वही आगे प्रिंसिपल साहब, दादा के दादा, पापा के पापा, है ना, मास्टर के मास्टर, कौन, हाइपोथैलेमस। इन्होंने क्या निकाला, जीएनएआरएच, वहां भी ये निकाला था। किससे बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बोला कि भैया तू एक काम कर, एलएच और एफएसएच निकाल दे महाराज। एलएच निकालते एलएच बढ़ जाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन ध्यान रखना, ये एलएच बढ़ जाता है और एलएच का मैक्सिमम कंडीशन हो जाती है। एनसीईआरटी ने बोला है कि इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला उसने, क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज से कौन सा प्रोसेस कंट्रोल होता है, ओव्यूलेशन कंट्रोल होता है। ओव्यूलेशन का मींस क्या होता है, वही आम वाली बात, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गुठली बाहर जाती है, वैसे ही क्या होता है, जो ग्रेफेन फॉलिकल होता है उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट होता है। ग्रेफेन फॉलिकल पर क्या होता है कि हार्मोनिक प्रेशर पड़ता है एलएच का। एलएच का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो ग्रेफेन फॉलिकल है, उस ग्रेफेन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाती है और बाहर निकलकर कहां जाती है, ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। आए ना आए, मेन चीज क्या है कि ग्रेफेन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज हो जाना। अब ग्रेफेन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देती है और उसके बाद ग्रेफेन फॉलिकल येलो कलर के एक फॉलिकल में बदल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी वाले, बोलो बोलो, पीत पिंड, पीला पिंड, है ना, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं अपन को, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। उसकी बतलाएंगे कि क्या कहानी है। तो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है कहां पर, फॉलिकल में। कहां बन रहे हैं ये सारे फॉलिकल, ओवरी के अंदर, ठीक है बच्चों। तो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल सही है। तो एलएच मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज में ये हो गया। मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज में क्या हुआ, एलएच सर्ज बन चुका है, ओव्यूलेशन हो गया। अब एफएसएच महाराज क्या करेंगे, ये इन सभी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे। नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओवरी के जो भी फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं वो एफएसएच महाराज की वजह से हो रहे हैं, है ना। एलएच अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों काम चलेंगे। अभी हम बतलाएंगे कि मेंस्ट्रुएशन की एक पीरियड होता है, इसमें फॉलिकुलर फेज होती है, जहां अलग अलग फॉलिकल्स बनते हैं, उस पर कंट्रोल कौन करेगा, एफएसएच। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एवरेज 14 डेज, आधे पीरियड में कौन काम करेगा, एलएच करेगा। एलएच सर्ज हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिससे ओव्यूलेशन होगा। इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग आपको उम्मीद होगी कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आ रही तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं सुधार करने को तैयार हूं, ठीक है ना। हैंड राइटिंग में सुधार नहीं कर सकता मैं, ये मेरी गंदी थी, गंदी है, गंदी रहेगी, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, बस आप लोगों को ध्यान रखना, इतने साल हो गए मैंने हैंड राइटिंग पे काम ही नहीं किया कभी, है ना। कोटा वाले भी थक गए बोल बोल के, सर सर थोड़ा सा काम कर लीजिए, सर सर वो अच्छा लिखिए, है ना। लेकिन बच्चे मेरा समझते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो नफरत करते हैं, वो तो ठीक है, देख ही नहीं रहे होंगे। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना है, नफरत कौन करता है यार, नहीं करते, सब मुझसे प्यार ही करते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि भाई जो ओवरी का डायग्राम, मेंस्ट्रुएशन में बाद में आऊंगा, ओवरी का डायग्राम बतला देता हूं। चलिए, तो जो स्लाइड थी कहां है, आजा भाई, आ गई। अब आप देखिए इस ओवरी के डायग्राम को हम ध्यान दें, थोड़ा सा बड़ा कर लें स्क्रीन पे, और अच्छा जाएगा। चलिए, ये क्या एडिटिंग वेडिटिंग में बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन चीज पर। ये ओवरी का डायग्राम है, इसको समझते हैं। सारे के सारे जो फॉलिकल बनते हैं, है ना, जो सारे के सारे फॉलिकल बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। थोड़ा सेटअप बिगड़ा तो इधर की आवाज आई होंगी आपको साउंड में, है ना, चलता है बीच बीच में, कुछ कुछ ना कुछ टूटता रहता है। तो आप मुद्दे की बात पर ध्यान दें। हम देख रहे हैं कि ये एक फीमेल की ओवरी है, जिसके अंदर अपन बता रहे थे अलग अलग फॉलिकल है, और ये सारे फॉलिकल का डेवलपमेंट, है ना, फीमेल में होता रहता है। कौन डिपेंड करता है इसको, एफएसएच करता है। ये इसके आउटर वॉल है, ठीक है। अलग अलग वॉल ब्लड वेसल्स हैं ओवरी के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो ग्रीन ग्रीन से बन रही हैं। टर्शरी फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर अपन ने बतलाया था। तो ये इसके बाद ग्रेफेन फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है।
जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल से ओवुलेशन होता है तो ये ओवम ओवम को एनसीईआरटी ने भी सही किया था। यहाँ पर ओवम अभी तक स्लाइड में वही आता है ना। एनसीईआरटी ने भी लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर बताया था कि ये ओवम नहीं, कौन है, सेकेंडरी साइड। तो मैं भी सही कर लेता हूँ, है ना। मुझे माफ करना क्योंकि हमारी जो इसमें चेंज करना था वो नहीं किया, ये सेकेंडरी साइड है। अरे यार, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte है, तो ये सेकेंडरी oocyte है। तो ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अलग अलग फॉलिकल आपको इसके अंदर मिलेंगे, ओवरी के अंदर। ये ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन बच्चों ना। तो इस तरह से आपको ये क्या होगा कि ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम का रिलीज, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई, इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। अब क्या होता है, ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है इस येलो कलर के, है ना, फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना येलो दे नहीं रखा स्लाइड में, लेकिन ये येलो ही होता है पूरा। और ये येलो होता है, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, पीत पिंड, है ना। तो क्योंकि हिंदी वाले भी देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनको भी सम्मान में बात करना बहुत जरूरी है। तो ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एक हार्मोन निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन कब तक रहेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आज चल रहा है 14वां दिन। क्या हो चुका है, oocyte बन चुकी है। और एक लड़की के ओवरी के अंदर कौन है, कार्पस ल्यूटियम है। और ये कार्पस ल्यूटियम कौन निकाल रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रही है। अब जब तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो थमी रहेगी। और ये कब तक होगा, लड़की के 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 28वां दिन होगा, है ना। इस लड़की में 30 दिन की मेंस्ट्रुएशन होती है, किसी में 28 की। तो अगर वो 28 या 30वां दिन हो चुका है, आज आज मान लीजिए 28वां दिन है, और कल वापस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, है ना। तो 28 दिन तक इस कार्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन को सिगरेट करना। लेकिन जैसे ही 29वां दिन आएगा, अपन तो एक स्टैंडर्ड को चल रहे हैं, जैसे ही 29वां दिन आएगा, कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगी इस पिंड में, इस वेसिकल में, जिसका नाम है कार्पस एल्बिकेंस। बुक ने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। हिंदी वाले क्या बोलते हो, कार्पस एल्बिकेंस को, श्वेत पिंड, है ना। ये बना लेगा कार्पस एल्बिकेंस, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम काय में चेंज हो गया बच्चों, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन निकाल रहा था, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम चेंज हो गया कार्पस एल्बिकेंस में, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद होगा, वैसे ही उस लड़की के एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की है वो वापस झड़ जाएगी, और फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यानी हर महिला, हर लेडीज, हर लड़की क्या होती है कि हर महीने के अंदर जैसे ही कार्पस ल्यूटियम चेंज होती है कार्पस एल्बिकेंस में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसके ब्लड में एकदम खत्म। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म, तो क्या होता है, वो जो यूट्रस है उसकी अंदर वाली लेयर जो एंडोमेट्रियम है वो झड़ना स्टार्ट कर देती है, गिरना स्टार्ट कर देती है, जिससे ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग चलती है 1 से 5 दिन, 1 से 3 दिन, किसी किसी में 5 दिन तक का ब्लड होता है। उसके बाद ये रुक जाती है, उसको हम अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डील करेंगे। यहां तक की बात मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गई है। ये थीका विका लेयर्स ध्यान रख लेना, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जो ओवरी होती है उसकी बाहर की लेयर, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये क्या क्या है, सब आप लोग देखते रहना, ठीक है ना। ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो उसमें भी आपको सब बातें क्लियर कर रखी है, तो ये चीजों का आप लोग ध्यान रखें। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। एक ग्रेफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों। ग्रेफियन फॉलिकल में आपको सबसे बाहर की तरफ अगर अपन चलें, कहां गया एक नाम, कोरोना रेडिएटा। अरे ये तो जने कहां से कहां ले जा रहा है, ये तो फॉलिकल है, ये फॉलिकल की लेयर से सारी की सारी, है ना। ग्रेफियन फॉलिकल की लेयर्स हैं जो थीका थीका कहलाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। तो देखो सबसे सबसे बाहर की है थीका एक्सटर्ना, इसको थीका फॉलिकल बोल रहा है, अंदर वाली थीका इंटरना, ठीक है। उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपको अलग से बना रखी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये सेल्स बन रही हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। कौन सी, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो कोई येलो येलो में दिखाई दे रहा है, ये एंट्रोमिक फ्लूइड है, एंट्रोमिक चैम्बर है जिसमें एंट्रोमिक फ्लूइड है, इसी का प्रेशर पड़ता है जिससे सेकेंडरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte नहीं बच्चों है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte जो में कन्वर्ट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte यहां से बाहर निकल जाती है, क्लियर। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये एंट्रोमिक फ्लूइड है, इस एंट्रोमिक फ्लूइड का प्रेशर पड़ने से ये oocyte बाहर निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ओव्यूलेशन, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। और इस सेकेंडरी oocyte की भी बाहर की लेयर जो क्या है, कोरोना रेडिएटा है, अंदर की तरफ है जोना पेलिस्ट्रेटा। उसके बाद आपको देखो सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलिस्ट्रेटा,
ये लेयर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्लियर? तो इनको अपन एक डायग्राम में और देख लेंगे जहां पर ओम की स्ट्रक्चर आएगी। और अंदर की तरफ आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। अब मुझे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करनी है, जो बहुत जरूरी है। ये देखिए, एक लड़की की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो अलग अलग फेज में चलती है। अलग अलग फेज में सबसे पहली होती है कौन सी फेज, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को जो सामने डिनोट की जा रही है वो सभी फेजें के बारे में क्लियर क्लियर है। पहली पहली फेज है जहां हम ध्यान दें कि मेंस्ट्रुअल फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है? 1 डेज से लेकर 7 डेज की नॉर्मल होती है। इसमें क्या होता है कि जो यूट्राइन इवेंट्स होता है उसमें तो ये यूट्राइन जो होती है वाल, यानी यूटरस की अंदर वाली जो वॉल है ये झड़ना स्टार्ट कर देती है, इसलिए आपको रेड रेड बना रखा है। और ये 7 दिन तक चलती है मेंस्ट्रुएशन फेज। 3 से 5 दिन बोलते हैं, ब्लडिंग होती है 3 से 5 दिन तक। ठीक है, इस दौरान क्या होता है? ओवेरियन हार्मोन का लेवल डाउन है। देखो, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है, सीधी लाइन जा रही है। थर्ड कंडीशन पे है ओवेरियन इवेंट्स। क्या हो रहा है? ओवेरियन इवेंट्स ये हो रहा है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? फॉलिकल। और दो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, एफएसएच एलएच, दोनों ही कम है अभी। क्या है? कम। अब जैसे 7 डेज का पीरियड अपन आगे निकाल देते हैं और 13 डेज तक आ जाते हैं, तो अगली पीरियड है कौन सी पीरियड है? इसको बोलते हैं अपन प्रोलिफरेशन पीरियड या प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर को एक को नाम होता है इसका फोलिकुलर फेज। क्या होता है? फोलिकुलर फेज। देखिए, इसके दौरान भी क्या होता है? अब ब्लडिंग बंद हो जाती है। और ब्लडिंग बंद होने के साथ साथ क्या होता है? इस टाइम तक एंडोमेट्रियम काफी हद तक झड़ चुकी होती है, गिर चुकी होती है ना? अब एंडोमेट्रियम का दोबारा फॉर्मेशन होना होता है। तो दोबारा फॉर्मेशन चालू हो, देखो यहां से लेयर कम हो गई थी, यहां से फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रही है ना? यानी एंडोमेट्रियम जो यूटेरस में है वो दोबारा बनना चालू होगी। इस दौरान देखिए कि उसके ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा बढ़ा है, और बढ़ा है, और बढ़ा है। कब चल रहा है? लड़की की मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7वें दिन से देखो 13वें दिन तक चल रहा है, 13 डेज तक, है ना? तो 7वें दिन से 13 डेज तक क्या हो रहा है? उसके अंदर वापस जो उसकी यूटेरस है उसकी लेयर बढ़ रही है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। इसी के साथ उसकी ओवरी के अंदर क्या चल रहा है? ओवरी के अंदर वापस फॉलिकल बन रहे हैं। देखो फॉलिकल बन रहे हैं, जो फॉलिकल बताए थे हमने, प्राइमरी फॉल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, और ये ग्रेफिन फॉलिकल हो चुका है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 14वां दिन है। मान लीजिए 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन आई थी और आज 14वां दिन है, बिल्कुल मिड पीरियड में आ गए। तो 14वें दिन में क्या हो चुका है? ग्रेफिन फॉलिकल ने क्या फ्री कर दिया है? ग्रेफिन फॉलिकल ने सेकेंडरी ओसाइट फ्री कर दिया है। और ये ग्रेफिन फॉलिकल अब क्या होगी? 14वें दिन के बाद पीले पीले कलर के, है ना, कार्पस लुटियम बना देगी। कार्पस लुटियम, कार्पस लुटिया, कार्पस लुटियम बना दिया। और ये कब तक बनेंगे? ये बनेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कब तक रहेंगे? 14वें दिन से, है ना? कब तक रहेंगे? जब तक उसका मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, 27वां दिन, 28वां दिन, किसी में 29वां दिन, किसी में 30वां दिन, है ना? तब तक ये कार्पस लुटियम उसकी ओवरी के अंदर रहेंगे। और देखिए, जैसे 14 डेज आया तो एक प्रोसेस हुआ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में देखो एलएच हार्मोन बढ़ गया है, देखो कितना ज्यादा लेवल बढ़ गया है। एफएसएच बढ़ा है, लेकिन एफएसएच से ज्यादा कौन बढ़ चुका है? एलएच बढ़ चुका है, क्योंकि एफएसएच का काम तो खत्म हो गया, उसने फॉलिकल बना दिए। लेकिन एलएच का देखिए, एलएच बढ़ गया है, इसलिए इसको देखो एलएच का लेवल ऊपर चल गया है, एलएच सर्ज हो चुका है। एस्ट्रोजन भी बढ़ चुका है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल लोअर लेवल पे जा रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ चुका है ना? तो क्या होता है? कार्पस लूट ग्रेफिन फॉलिकल ने किसको फ्री कर दिया? इस सेकेंडरी ओसाइट को फ्री कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन होता है। 14 डेज में क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। और ओव्यूलेशन क्या होने की प्रोसेस के बाद किस हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है? इसको एलएच कर रहा है, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि देखिए, आप ग्रीन कलर में बन रही है। कौन ग्रीन कलर में बन रही है? यूटेरस की वॉल को ग्रीन कलर में शो किया है। इसका मतलब अब यूटेराइन वॉल, अंदर की जो यूटेरस की वॉल है, एंडोमेट्रियम पूरी बन चुकी है वापस, वो तैयार है बच्चे को कंसीव करने के लिए, है ना? या बच्चा अब हो सकता है डल, अगर इस टाइम पर मेल और फीमेल कपुलेट करते हैं और मेल अपने स्पर्म फीमेल की विजाइना में डाल देता है, ठीक है, सॉरी, विजाइनल ट्रैक्ट में डाल देता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ओविडक्ट में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी बनेगा, और अगर बेबी नहीं बनता है तो किसकी जिम्मेदारी? कार्पस लुटियम की जिम्मेदारी। किसको बनाने की? कार्पस लुटियम की जिम्मेदारी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने की। देखिए, इस समय अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ये गया अपना ग्राफ, और देखिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखिए ये वाला, ये एकदम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना चालू हो गया। क्यों बढ़ना चालू हो गया? क्योंकि कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर रही है। और जब तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा रहेगा, देखो 27वां 28वां दिन आ चुका है लड़की के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कार्पस लुटियम कन्वर्ट हो गई किसमें? कार्पस एल्बिकेंस में, है ना, श्वेत पिंड में। तो जैसे कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगी, वैसे की वैसी क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम डाउन हो जाता है। वो एकदम डाउन होते ही वापस लड़की में मेंस्ट्रुएशन साइकिल
स्टार्ट हो जाती है। तो पहली फेज तो कौन सी थी? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरी फेज कौन सी थी? फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें क्या हुआ, ये फॉलिकल्स बने। अगली फेज कौन सी थी? ओव्यूलेशन फेज, जो कौन सी दिन थी? 14 डेज में। और लास्ट थी लुटेल फेज, जिसमें क्या हुआ, कार्पस लुटियम ने एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाया, और देन वापस चालू हो जाती है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो चार पीरियड होते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, देन ओव्यूलेशन फेज, और लास्ट लुटेल फेज। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। और 28 डेज का एवरेज पीरियड होता है, किसी किसी लेडीज में 30 डेज का होता है, लेकिन इस तरह से चलता है। और ये हर लड़की में होना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो लड़की बच्चा धारण कर ही नहीं सकती है, ओव्यूल बना ही सकती है, फीमेल गैमेट्स बना ही नहीं सकती है। तो 14 डेज के एवरेज में ये हो जाता है। और अपन जानते हैं कि इन डेज में अगर मेल फीमेल सेक्स करते हैं, कौन से डेट? 13 डेज, 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज। 14 के 2 दिन पहले चल लीजिए 12, और 14 के 2 दिन आगे चल जाइए, है ना। 14 के 2 दिन आगे क्या हो, 16। तो 12 से लेकर 16 दिन का जो पीरियड होता है, इस समय अगर मैटिंग की जाती है तो बच्चा होने के पूरे चांस है, क्योंकि उस लेडी के अंदर कौन फ्री हो जाता है? उसके अंदर ओवम या सेकेंडरी ओसाइट फ्री हो जाता है, इससे पूरे चांस है कि उसके बच्चा बन जाए। ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने मैंने डिनोट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोगों को ये ध्यान देना है कि अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, उसको हम समझेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों हम, और नेक्स्ट स्लाइड हमको ये बताना चाहती है कि एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर 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 मेल फीमेल कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, लड़का लड़की कांटेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है, मैटिंग का प्रोसेस चलता है। और मैटिंग के कपुलेशन के प्रोसेस को कोटियस भी कहते हैं। इस कोटियस के दौरान क्या होता है, स्पर्म पहुंच जाते हैं किसके पास? ओवम के पास। तो आप देखिए सबसे बाहर इसकी कौन सी लेयर है? कोरोना इरेटा है। अंदर की तरफ है जोना पेलिसिडा। उसके बाद देखिए पीले कलर की प्री वाइटलिन स्पेस है, ये दिख रहा है आपको, प्री वाइटलिन स्पेस। सबसे पहले सीआर हो गया, कोरोना इरेटा, देन जेडपी हो गया, जोना पेलिसिडल है, और अंदर की तरफ प्री वाइटलिन मेम्ब्रेन हो गई, बीच में न्यूक्लियस है। स्पर्म महाराज यहां से रास्ता बनाते हुए अंदर जाएंगे। स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट जो है, स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट जो है, वो इस के यहां पर छेद बना देगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म का काम खत्म हो गया एक्रोसोम का। अब क्या होगा, जो टेल वाला काम है उसका भी काम खत्म, टेल भी हट गई, बचा कौन? बचा ओनली न्यूक्लियस, है ना। और उसके साथ प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। अब अपने स्पर्म महाराज यूं है तो एकदम उल्टे हो जाएंगे, यूं, ठीक है। और उल्टे होकर कहां जाएंगे? ओवम के अंदर जाएंगे। और सबसे पहले सेंट्रियोल जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियस अंदर जाएगा, और इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब हो जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म बना लेगा जाइगोट। क्या बना लेगा? जाइगोट। तो ये ट्रांस जो होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो गया, अब जाइगोट बन जाएगा। अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि जाइगोट बनने के बाद, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट कहां पर है? फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ? ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में हुआ। ये महिला की क्या है? लेडीज की ओविडक्ट है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन चल रहा है, बिल्कुल यहीं चल रहा है, देखो देखो, यहीं हुआ। कौन से पार्ट में हुआ? एम्पुला वाले पार्ट में हुआ। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन पूरा होने के बाद अब होता क्या है, उस पर आप ध्यान दीजिए। फर्टिलाइजेशन पूरा होने के बाद जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट में अब चलते हैं डिवीजन। कौन से डिवीजन चलेंगे? मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस चलेंगे। तो जाइगोट की एक सेल दो सेल बना लेगी, दो सेल से चार सेल बन जाएंगी, चार से आठ बन जाएंगी, और 8 से 16 बन जाएंगी, यानी 8 टू 16 सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अपनी बुक ने 8 सेल की एवरेज बना रखी है, और 8 टू 16 सेल वाली ये स्ट्रक्चर कहलाएगी मोरूला। क्या कहलाएगी बच्चों? मोरूला। इस स्लाइड में दे रखा है मोरूला, काफी छोटा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं इस डायग्राम को ही इलाज कर लेता हूं, ताकि आपके सामने ही पूरी बात कवर हो जाए। चलिए, तो इस तरह से ये मोरूला बन गया है। इसी को हम इलाज कर लेते हैं, ताकि सारा ध्यान हमारा इस पर जाए। दिख रहा है सबको? बिल्कुल, मेरे जो स्क्रीन उस पर भी साफ दिख रहा है, तो पक्की सी बात है आपको भी साफ दिख रहा होगा। तो ये मोरूला बन चुका है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर का नाम है मोरूला। मैं इसको रफ कर लेता हूं, ताकि जो मैं चाहता हूं वो आपको साफ दिख जाए। चलिए, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है, फेलोपियन ट्यूब में ही अभी तक है। जाइगोट ने 8 से 16 सेल का मोरूला बना दिया है। जाइगोट से मोरूला बनने का ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चों, जाइगोट से मोरूला बनने का पूरा प्रोसेस जो होता है, इसे कहते हैं क्लीवेज। क्या हो जाता है ये? क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, 8 टू 16 सेल
मोरुला बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन गया, 8 to 16 सेल वाला मोरुला बन चुका है। अब ये मोरुला आगे और डेवलपमेंट करेगा, और मोरुला से क्या होगा, मोरुला इस तरह की एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें ऊपर की तरफ ऐसे इनर सेलुलर मास होगा, ठीक है ना, और आसपास की जो सेल्स होंगी वो इस तरह से होंगी। एक बात और मैं बता दूं कि जो सेल्स हैं, जिनको मैं बार बार सेल कह रहा हूं, इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर, BLASTOMERE, ब्लास्टोमियर। यहां लिख देता हूं, यहां लिख रखा है इसने हालांकि ऐसे, ब्लास्टोमियर। तो 8 to 16 सेल्स बन गई, यानी 8 to 16 ब्लास्टोमियर बन गई मोरुला में। कौन से डिवीजन से बनी, जाइगोट में माइटोसिस हुआ। अब ये मोरुला जो होगा आगे और डिवीजन करेगा। सर कहां करेगा, फेलोपियन ट्यूब में ही करेगा। अभी तक नहीं गया है ये, कहां नहीं गया है ये, यूटेरस में नहीं गया है। ध्यान दे रहे हो ना, तो ये यूटेरस में नहीं गया है। तो अपन लोग ये ध्यान दें कि अब ये मोरुला में और डिवीजन होंगे। अब ये डिवीजन जो होंगे, है ना, ये डिवीजन जो होंगे, इस डिवीजन को कहेंगे ब्लास्टुलेशन। क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन। और 8 to 16 सेल्स वाले जो सेल्स है, ब्लास्टोमियर वाला जो मोरुला है, ये बहुत सारी सेल वाला बना देगा। बहुत सारे डिवीजन, लाखों करोड़ों सेल्स बन जाएंगे इसके अंदर, है ना। और ये जो सेल्स बनेंगी उनमें ज्यादातर सेल्स ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, और कुछ सेल्स पेरीफेरी में होंगी। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, कोरकपुटी, बिल्कुल कोरकपुटी, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इस तरह से डेवलप हो जाएगी। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, क्लियर, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अब यहां से मूवमेंट करेगी। कहां से मूवमेंट करेगी, फेलोपियन ट्यूब से मूव करती करती कहां पहुंच जाएगी, यूटेरस में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी बच्चों, देखो आप इस स्ट्रक्चर में मैं इधर बताता हूं आपको। ये देखिए, ये ब्लास्टोसिस्ट मूवमेंट करते 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 कहां पहुंच जाएगी, अब ये आ जाएगी कहां पर, डेवलपमेंट की प्रोसेस में यूटेरस में आ गई। सर ये यूटेरस से बाहर निकल सकती नहीं, मूवमेंट इस तरह से होती है कि ये जाकर यूटेरस की वॉल से चिपकेगी अब, है ना। तो इस समय कहा जाता है भाई लड़की को ज्यादा मालूम तो होता नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि भाई लड़की कोई भारी चीज ना उठाए, है ना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चेंजेस होने की होती है। अगर लेडीज अगर भारी चीज उठा रही है, बहुत ज्यादा वर्किंग वाला काम करी, तो हो सकती है कि ये ब्लास्टिस्ट आगे मूव करके नीचे आ जाए और इम्प्लांटेशन ना हो। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है ना, ये हमारी बॉडी कंसीव कर लेती है इसको। तो अब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट मूव करती 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 यहां जाती है, यूटेरस में जाती है। अब यूटेरस में जब आ गई है, ठीक है ना, दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मोरुला ने क्या बना दिया है, ब्लास्टोसिस्ट। पहले तो जाइगोट से बना मोरुला, इसको हमने क्या बोला, क्लीवेज। देन ब्लास्टोसिस्ट से क्या बन गया, सॉरी मोरुला से क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, ब्लास्टुलेशन। अब चलेगा गेस्टुलेशन पीरियड। गेस्टुलेशन में कोई डिवीजन नहीं होगा। मान लीजिए 1 करोड़ ब्लास्टोमियर है किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, तो वो अरेंज होंगे और अरेंज होकर 3 लेयर बनाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर समझिएगा, जितने भी ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स हैं वो सेल्स क्या होंगी, अब चलेंगे गेस्टुलेशन पीरियड में। 3 लेयर बनाएंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इस समय ब्लास्टोमियर में कोई डिवीजन नहीं होगा, ना माइटोसिस ना मियोसिस। इस समय ओनली अरेंजमेंट होगा। और इस पूरे पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, गेस्टुलेशन। इसी के साथ एक खास प्रोसेस और बताना बहुत जरूरी है कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगी, अब जो यूटेरस होगा उसकी वॉल में इंप्लांट हो जाएगी। ऐसे ऐसे इस तरह के अंगुलीनुमा प्रोजेक्शन निकलेंगे, ठीक है। कोरियोनिक विलाई बोलते हैं इसको, कोरियोनिक विलाई। किससे निकलेंगे, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो मान लीजिए कि ये यूटेरस की वॉल है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। और ये मेरा जो हाथ है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर वॉल से ऐसे कोरियोनिक क्या निकलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस में जाकर इंप्लांट हो जाएंगे, ये जाकर इंप्लांट हो जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड मेरा क्या है, यूटेरियन वॉल है ना। तो यूटेरस की जो वॉल है उसके साथ ये देखो फिट होंगे, इस तरह से फिट होंगे, ध्यान दे रहो, इस तरह से फिट होते जाएंगे। यानी ये लेफ्ट हैंड यूटेरस वॉल और राइट हैंड ब्लास्टिस्ट, दोनों के बीच में, दोनों के टिश्यूज के बीच में इस तरह से एक इंटरडिजिस्ट जो क्या हो गया, लोग बन गया है, इसे कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो इस तरह से जो है यूटेरस की वॉल और जो है एम्ब्रियो की वॉल, दोनों एक दूसरे के साथ क्या बन लेंगे, इस तरह से टाइट हो जाएंगे, एक रिलेशन बन जाएगा। और ये रिलेशन जो होगा ये कहलाएगा प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये प्लेसेंटा कहलाएगा। तो इस तरह का एक रिलेशन बन जाएगा जिससे प्लेसेंटा बन जाएगा, और दोनों के बीच में एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल जंक्शन बन जाएगा जिससे एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट के थ्रू। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में होगा गैस्ट्रुलेशन,
और गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ब्लास्टोसिस्ट में एक मास होगा, यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्लास्टोसिस्ट में इस समय एक इनर सेलुलर मास होगा। उस इनर सेलुलर मास से क्या बनती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सेल्स बनती हैं। और ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सेल्स क्या बनाती है? हमारी बॉडी के अलग-अलग पार्ट बनाती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन, है ना? सारी काम, ग्लैंड्स सब इससे बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनर सेलुलर मास में स्टेम सेल्स होती हैं। ये स्टेम सेल्स के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मालूम कर लें, है ना? इनर सेलुलर मास की जो सेल्स होती हैं वो स्टेम सेल कहलाती हैं और ये सेल हमारे फ्यूचर्स में कोई ना कोई ऑर्गन बनाती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनर सेलुलर मास की इन इनर सेल यानी स्टेम सेल से आने वाले टाइम पर कोई सा भी ऑर्गन बना सकें, ताकि हम किसी दूसरे बंदे से उसको लेना ना पड़े। हमारी इस इनर सेलुलर मास की स्टेम सेल से हम ऑर्गन बना लें, जिससे क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसान हो जाए। तो स्टेम सेल्स कभी पूछे आपसे वो, तो यही ध्यान रखना कि जो ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेलुलर मास की सेल्स होती हैं, है ना? ये सेल्स जो आगे जाकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में कन्वर्ट होने वाली हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स के थ्रू आने वाले फ्यूचर में हम ह्यूमन के ऑर्गन बना सकेंगे, जिससे हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प मिलेगी। चलो बच्चों, आगे ध्यान देते हैं। आगे हम ध्यान दें तो इस तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा और 3 लेयर वाला एम्ब्रियो बन जाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वाला। और जो आगे जाकर उस बेबी की अलग-अलग लेयर्स को बनाएंगी। ये मेरे ख्याल से सारा प्रोसेस हो चुका है। जो-जो बुक में दे रखा था वो सारे आपके सामने बता रखे हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट। और आगे जाकर जो अगला प्रोसेस है ना? वो क्या होगा? वो हो जाएगा गेस्ट्रुला बन जाएगा। गेस्ट्रुला में कितनी लेयर होंगी? 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। चलिए, तो ये तो अपना कंप्लीट है पोर्शन। इसको रफ कर लेते हैं अपन, ठीक है? इसको हम रफ कर लेते हैं, ताकि अगली स्लाइड में हम जब जाएं तो सब चीजें क्लियर हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इस चैप्टर में हमारे नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। वो हार्मोनिक प्रोसेस है, जहाँ एक्स क्रोमोसोम, उसको भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म दो होते हैं, अगर एक्स स्पर्म करता है ओवम को फर्टिलाइज, तो लड़की बनेगी, बेबी गर्ल होगी। और वाई स्पर्म करता है अगर एक्स ओवम को फर्टिलाइज, तो बॉय बनेगा, है ना? ये तो अपन जानते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अभी इतना ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है, हमारे जेनेटिक वाले पोर्शन में आ जाता है ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पर कि भाई इसके बाद हमको ध्यान देना है इस स्लाइड पर। देखिए, इस स्लाइड में आपके सामने आगे के प्रोसेस है कि एक बेबी के बर्थ, जब बेबी की जो होता है, बेबी किस तरह से डेवलप होता है, द ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस। इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस स्लाइड के बाद हमारा ये यूनिट चैप्टर खत्म होने की तरफ जाएगा, ठीक है? तो आप देखें तो ये क्या है, एक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को बोला गया। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ए क्रोनिक वॉल। जो एम्ब्रियो होता है उसकी आउटर वॉल ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और उस पर जो उंगली नुमा प्रोजेक्शन निकलते हैं, है ना, वो कोरोनिक विली कहलाते हैं, मैंने बताया था, है ना? आगे कोरोनिक विली क्या होते हैं? सराउंडेड बाय द मटेरियल बॉडी, जो कॉल्ड होते हैं प्लेसेंटा। अपन जानते हैं कि प्लेसेंटा और जो कोरोनिक वॉल है, दोनों के बीच में संबंध बन जाता है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं, है ना? एम्ब्रियो के बीच में द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है कि प्लेसेंटा की जिम्मेदारी है कि वो क्या क्या करे, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करे, किसको? बेबी को, ठीक है ना? माँ से प्लेसेंटा बच्चे को क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, एंड आल्सो रिमूवल ऑफ ए कैथोड डिवाइजेबल एंड एक्सट्रेटरी बेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के जो भी मटेरियल, बेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको भी क्या करता है? ये बाहर निकालता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट टू द एम्ब्रियो थ्रू द एन umbilical हार्मोन टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। तो ये सही बात है कि इससे भी क्या होता है कि जो ये अम्बिलिकल हार्मोन्स होते हैं, अम्बिलिकल कोड होता है, अपन जानते हैं बच्चों को काटते भी उस चीज को हम लोग, जब बच्चा बेबी जन्म लेता है, तो वो एक संबंध बन जाता है, एक ट्रांसपोर्ट का संबंध बन जाता है, ठीक है? उसी की बात कर रहा है। अगली बात, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फिटस अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेड 24 वीक ऑफ, ये तो अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब बच्चा डेवलपमेंट करता है ना, तो उस बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, उसमें हेयर ग्रोथ वगैरह 24 वीक में हो जाती है, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसकी हम बाद में करेंगे, अभी तो हम लोग मेन चीज पर आते हैं। अब हम इस डायग्राम को ध्यान देते हैं। प्लेसेंटा, हाँ एक चीज और ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो मैं इसको पहले बतलाऊं, प्लेसेंटा के साथ ही मैं एक चीज और डील कर लेता हूं आपसे, और वो चीज क्या है कि जब हम बात करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन निकलते हैं, ठीक है ना? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हम बोलते हैं एचपीएल। क्या बोलते हैं बच्चों?
ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL होता है, H स्मॉल रखना, P और कैपिटल L। ह्यूमन कोरोनिक लैक्टोजन, है ना, जो हम बोलते हैं ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिन, सॉरी, पहला तो हुआ HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, H स्मॉल और P और L कैपिटल, ठीक है ना। एक ह्यूमन कोरोनिक जो होता है गोनोट्रोपिन, SCG बोलते हैं इसको, स्मॉल SCG, मैं लिख ही देता हूं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर बेबी कंसीव कौन कौन से हार्मोन निकालता है प्लेसेंटा, है ना, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। एक तो प्लेसेंटा से निकलता है HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिन, है ना, H स्मॉल COG कैपिटल। एक निकलता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, और वो जो ओवरी निकाल रहा था वो भी निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये 4 हार्मोन हमसे पूछ सकता है, एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। और जब बेबी का पर्चुरेशन होता है तो ओवरी से एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, अभी हम उसकी बात करेंगे। कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन, ये ओवरी से निकलता है। किस टाइम पर? जब बेबी का प्रेगनेंसी होगी या बेबी का पर्चुरेशन होगा उस टाइम पर, ठीक है, लेडीज में, तो उस समय ओवरी निकालेगी रिलैक्सिन, ठीक है ना। ये हार्मोन का ध्यान रखना कौन क्या निकाल रहा है। चलिए, तो ये प्रोसेस हमको याद रहना चाहिए। अब आते हैं हम मेन डायग्राम पर, ये रह जाता है, और ये तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की क्लास हो चुकी होगी एवरेज, है ना। तो इसको अब आगे की तरफ हम चलते हैं और एंड करने की तरफ भी जाएंगे। तो हम लोग वापस हमारे डायग्राम पे आते हैं। इसमें हम जो डायग्राम की पोजीशन है उसको देख लेते हैं। प्लेसेंटल विली है जो प्लेसेंटा से निकली है, ये अम्बिलिकल कोड है जिससे बच्चा बेबी इसके अंदर कंसीव करता है, ध्यान दो आप, है ना। और ये बेबी है, बेबी के जो एम्ब्रियो होता है इसके आसपास यॉर्क सैक होता है, और ये पूरी कैविटी ऑफ यूटेरस है। ये अम्बिलिकल कोड जो है इसके साथ ब्लड सप्लाई भी होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है, और ये प्लेसेंटल वॉल है। नीचे की तरफ प्लग और म्यूकस होता है। ये प्लग और म्यूकस क्या होता है, धीरे धीरे खुलता जाता है, जिसे कहते हैं यार बेबी की जो बर्थ केनाल है वो खुली नहीं खुली है लेडीज की, ताकि बच्चे का जन्म आसान हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चे का मुंह इधर की तरफ हो जाना चाहिए, ताकि क्या हो जाए कि बेबी का जन्म आसान हो जाए। तो इस तरह से जब जब सर्जिकल होता है तो सर्जरी में तो क्या सी सेक्शन लगाते हैं, उसी सेक्शन से बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में बेबी आराम से 9 मंथ की पीरियड के बाद यहाँ से निकल जाता है, और ये प्लग और म्यूकस जो होता है वो धीरे धीरे घुलना चालू कर देता है, मिलेट होना चालू कर देता है, और बेबी का जन्म यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर से एक फ्लूइड होता है, अम्बिलिकल फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो उस पूरे बेबी की तरफ चारों तरफ होता है, जो काफी न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है ना, बच्चे के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम को ध्यान रखना है, जो इसमें लेबलिंग है वो ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग अगली बात पर, और वो अगली बात क्या है भाई, पर्चुरेशन का पीरियड क्या होता है। पर्चुरेशन का पीरियड और लैक्टेशन के पीरियड की बात कर लें। पहले पर्चुरेशन पे ध्यान दे लेते हैं इस स्लाइड पर। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, हम जानते हैं इसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। शुरू के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, है ना। जो पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, 4th, 5 और 6 महीना होता है इसको सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। 3-3 महीने को ट्राइमेस्टर कह रहे हैं हम लोग। उसके बाद 4, 5, 6 मंथ हो गया, और 7, 8, 9 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। आगे विग्रस कंट्रक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड, है ना, विग्रस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, एक्वस एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिटस कॉल्ड चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हमारे ब्रेन और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट होता है। दिस लीड टू द एक्सप्लेशन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ केनाल, बर्थ केनाल से बेबी का बाहर आना पर्चुरेशन कहलाता है। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled of the uterus. जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें प्लेसेंटा एक्सपेल जाता है, फेल जाता है ना, उसकी बात ध्यान रखनी है। अगली बात हम ध्यान दें, fetal ejection reflex and oxytocin cycle, ये बहुत ध्यान रखना है। सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा, जैसे ही ये बात हो जाती है कि डेवलप्ड हो चुका है पूरा बेबी, अब इसका जन्म होना चाहिए, मैटरनल पिट्यूटरी रिलैक्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना। और ये तो मैटरनली पिट्यूटरी रिलीज जो उसको निकालती है, कौन निकालती है इसको? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से ना। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो अपन जानते हैं मायोमेट्रियम की बात की थी मैंने, वहां से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा संकुचन करती है
उस समय इस तरह की मूवमेंट होती है कि बच्चे का जन्म आसान हो जाए, एक्सपल्सन और बेबी बाहर निकलता है, और इस समय क्या हो जाता है, प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर आ जाता है। माँ जो पहला पहला दूध पिलाती है बच्चे को, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जिसमें IgA होती है, हम बता चुके हैं, है ना, और आगे भी हम डील करेंगे इस चीज को। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, लैक्टेशन में मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंटिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। स्पेशल मैग्निफिकेशन इलस्ट्रेशन एलुलस ग्लैंड्स, जो लड़ी की जो ब्रेस्ट होते हैं उसके अंदर जो एलुलस ग्लैंड्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है, जिससे ब्रेस्ट वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्लियर? तो इस तरह से ये पीरियड का बात खत्म हो जाती है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमने सभी चीजों को डील कर लिया है, पूरे प्रोसेस को भी डील कर लिया है, ये वो किस तरह से होता है और क्या उसकी कहानी है। हम लोगों को अब आगे ध्यान देना है, कुछ छोटी छोटी स्लाइड पे जल्दी से इसको रिविजन कर लेते हैं हम, ताकि हम लोगों के सामने कुछ चीजें और क्लियर हो जाए कि जो ह्यूमन लैक्टेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें गैलेंडर टिश्यूज होते हैं, मेमोरी लोब्स होती है, जो मैंने बताया था आपको, किसमें, ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी लोब्स इस तरह से होती है, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एलोवेला इस तरह होती है, फिर मेमोरी ट्यूबल्स होती हैं वो इस तरह से होती है, और मेमोरी डक्ट इस तरह से होती है। मेमोरी डक्ट ज्वाइन हो जाती है तो क्या बना लेती है, मेमोरी एम्पुला बना लेती है, और एम्पुला बाहर निकल जाता है लैक्टिफाइड डक्ट से, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको जो ब्रेस्ट का डायग्राम बताया था मैंने, ब्रेस्ट की पोजीशन बताई थी, इसको एक बार और देख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब आता है 9 महीने के पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या उस दौरान प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि जो 9 महीने का प्रोसेस है, उस 9 महीने की प्रोसेस में 3 ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में, है ना, जो होता है तकरीबन तकरीबन 4 वीक का, 1 महीना 4 वीक का ही होता है, अपन जानते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, शुरू के 4 वीक में हार्ट बन जाता है, ये हार्ट का डेवलपमेंट होता है। पहले मंथ में आपको हार्ट बीट आ जाती है, फर्स्ट मंथ में, सीधी सीधी बात है। साइन ऑफ ग्रोविंग फिटस नोटिस बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड, ये पहले मंथ में ही आप स्टेथोस्कोप से आप ये सुन सकते हो, फर्स्ट मंथ में, ठीक है ना। जो सेकंड मंथ है यानी 8 वीक, उसमें फिटस डेवलपमेंट हो जाता है, लिम्स बन जाते हैं, डिजीज बन जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है आपसे। थर्ड महीना महीना जो होता है, उस थर्ड महीने में क्या हो जाता है, जो 12 वीक का पीरियड है उसमें मेजर ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं सारे के सारे, है ना। और एक्सटर्नल जेनिटल लेयर बन जाता है, यानी मेल फीमेल डिसाइड हो जाता है शुरू के 3 महीनों में। इसलिए जो सोनोग्राफी वाले होते हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा जाता है किसी भी हालत में मेल फीमेल के बारे में मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये 3 महीने के बाद ये चीज मालूम पड़ती है। अगला 5वां महीना जो होता है, फिफ्थ मंथ, यानी 20 वीक हो गए, 20 वीक हो गए, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फिटस की मूवमेंट बेबी को महसूस होती है, लेडीज को, कि बेबी मूव कर रहा है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेयर और हेड बन जाते हैं, इसलिए खुली चलती है इस वाले पार्ट पर, या पेट वाले पार्ट बहुत खुली चलती है लेडीज के। अगला जो 24 वीक का यानी छठे महीने का पीरियड है, इसमें बॉडी इज कवर्ड विद द लाइन फाइन हेयर, है ना, एंड आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस बन जाती हैं बेबी के अंदर। आगे हम ध्यान दें, जो थर्ड महीना होता है उसके 9th जो मंथ है, डायरेक्ट इस पर आ गया क्योंकि एनसीईआरटी ने इतना लंबा नहीं दिया, हर मंथ के बारे में नहीं दिया है ना। उस 9th मंथ में क्या होता है, फिटस फुली डेवलप हो जाता है और रेडी टू डिलीवरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अगले पीरियड पर, अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन पे ध्यान देना है नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोगों को, जो एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन हमने बता दिया, हाइपोथैलेमस जीएनएस निकालता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में निकलता है। इसका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जो एफएसएच एलएचसी पे कन्वर्ट करती है। एफएसएच जो होता है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है, एलएच जो होता है लीडिंग सेल या इंटरस्टेटस सेल्स पे काम करता है ना। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, ये प्रोवाइड नोरिशमेंट ऑफ जर्म सेल्स, है ना, ये बताया था हमने, स्पर्मियोसिस को कंट्रोल करती हैं। और एलएच हार्मोन जो होता है ये एंड्रोजन्स लीडिंग सेल पे करता है, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन्स या टेस्टिकुलर हार्मोन निकालती है ना, इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं हम। और ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, ठीक है। आप जानते हो कौन सा प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होते हैं, स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, ठीक है बच्चों। अगला प्रोसेस है कि कैसे जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, रिलीज करते हुए अंदर स्पर्म जा रहा है, उस प्रोसेस को एंट्रियो स्पर्म हो रही है, ठीक है ना। और ये लास्ट प्रोसेस जहां पर क्या होता है, जैसे जाइगोट बनता है तो उसका डेवलपमेंट ये चालू हो जाता है, और किस तरह से ये पूरे पोलर बॉडीज वगैरह बन जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। क्लास तकरीबन तकरीबन हमारी, है ना, 1 घंटे 55 मिनट के आसपास हो चुकी है। अब इतनी क्लास में हम आपको जाकर ये पूरी तरह से इसको रिवाइज कर पाए हैं, पूरी चांसेस रहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, है ना।
तो आपको 4 टू 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे इस चैप्टर से, ठीक है ना। और इससे तो 5-5 6-6 क्वेश्चन आए इसमें नीट के अंदर, तो आप अच्छी तैयारी करें। अगर आप 12 बोर्ड के बच्चे हैं तो भी आपके लिए बहुत खास चैप्टर है, काफी क्वेश्चन यहाँ से कवर किए जाएंगे। और अगर आप लोग नीट की तैयारी करें जिसके लिए स्पेशली आपको डिजाइन किया गया है क्लास का वन शॉट, तो इसमें भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इससे आपके 4 क्वेश्चन के आसपास आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। पहले पहले तो 6-6 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, है ना। तो आप लोगों को बेस्ट विशेष तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़ के रहिए। आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया वन शॉट मिलेंगे। कोई भी आपको लगता है कि सर ये कमी है, अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ हर चीज को, है ना। तो हम कोटा फैकल्टीज का मतलब ये नहीं कि हमने इतने साल पढ़ाया है तो कुछ कमियां नहीं होंगी, बहुत सारी कमी हमें भी है, तो उसको दूर करने का मौका मिलता है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आप पूरा पूरा देखें आप इसको, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नए वन शॉट के साथ नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एंड गुड बाय।